स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं बाजार थ्रू द डे। एक बहुत ही सीमित दायरे में आपने बाजार में कारोबार होते हुए देखा है। बाजार की ब्रेथ आज अच्छी बनी हुई है बट दायरा बहुत ही छोटा है। बट अब हम देख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स में थोड़ा एक्शन आ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बाजारों में भी थोड़ा एक्शन बना रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर है, मिड और स्मॉल कैप में तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है। तो आइए नजर डालते हैं कि इस समय की बड़ी बातें आपको क्या कह रही हैं। 19,400 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। छोटे दायरे में आज पूरा दिन कारोबार होते हुए दिखा है। 44,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी भी होल्ड करते हुए दिखेगा। तो इंडेक्स लेवल पर तो आपको बाजार कहीं पर भी जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार वहां पर होते हुए दिख रहा है। बट नजर रखिए स्टॉक्स पर, नजर रखिए मिड और स्मॉल कैप्स पर। निफ्टी मिड कैप लाइफ हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है 1% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखाएगा। बाजार की ब्रेथ वैसे तो अच्छी है बट फार्मा, पीएसयू बैंक्स और आईटी यहां से थोड़ा दबाव आते हुए दिख रहा है। थोड़ा पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हैं ये। अदरवाइज बाजार के ज्यादातर सेक्टर्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेंगे। और अमेरिकी फ्यूचर्स पर भी रखिए नजर, जहां सुबह एक बार के लिए डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे थे, अब आपको डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर दिख रहे हैं। और नैस्डैक फ्यूचर्स में तो जबरदस्त एक्शन आ रहा है। आधा % ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। कल नैस्डैक में एक बढ़िया रिबाउंड आया था, 1.5% की रैली दिखाई थी और एक फॉलो ऑन एक्शन आपको यहां पर इस समय बनते हुए दिख रहा है। तो चलिए, बाजार में तो अच्छा मूड माहौल है स्टॉक्स को लेकर और कई सारे सेक्टर्स पर भी पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। इस समय की भी अगर आप बात करें तो बढ़िया मूव आपको कैपिटल गुड सेक्टर से आ रही है। बीएचईएल में एक बड़ा ब्रेकआउट आप आते हुए देख रहे हैं। ऑटोज में एस्कॉर्ट्स पर रखिए नजर, लाइफ हाई पर यह काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अल्कोहल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज 3% का आपको ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में तो अच्छी मूव आ रही है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, तीनों के तीनों लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। और एज अ होल पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको एक अच्छी बड़ी तेजी बनते हुए दिख रही है। इसके अलावा जुबलेंट फूड में आज एक बाउंस बैक आया है। मिड कैप बैंक्स काफी एक्टिव हो रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रखिए नजर, यहां पर मूव आपको अच्छी आती हुई दिख रही है। इंडेक्स को भी कई सारे स्टॉक सहारा दे रहे हैं। आज आईटीसी में लंबे समय बाद एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है, वहां से एक्शन आ रहा है। एलएनटी एक्टिव हो रहा है। एलएनटी के अलावा एक्सिस और कोटक जैसे दिग्गज बैंक्स में खरीदारी हो रही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जो 2-3 दिन से थोड़ा सुस्त था, आज आपको स्टेबल दिख रहा है। तो एटलीस्ट इंडेक्स पर दबाव डालने का काम नहीं कर रहा है। हाँ, एक टीसीएस जरूर है जिस पर प्रेशर है, इन्फी पर भी प्रेशर है, आईसीआईसीआई बैंक भी नीचे। तो थोड़े दिग्गज स्टॉक्स पर प्रेशर भी है बट ज्यादातर दिग्गज स्टॉक्स आज बाजार को सहारा देने की भी कोशिश में दिख रहे हैं। तो चलिए, इंडेक्स की मूव तो बनी रहेगी बट आइए पहले एक बार देख लेते हैं आने वाले दिनों के लिए बाजार के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं और साथ ही आज के इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी आई हैं। कुशल और अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में सबसे पहले तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आज के दिन में इसका आईपीओ बंद हो जाएगा। साथ ही अगर आप कल के दिन की बात करें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, पीएनजी हेल्थ, इसके नंबर्स आने वाले हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होता हुआ दिखेगा। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड के ऐलान पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही टीसीएनएस क्लोथिंग, इसका ओपन ऑफर बंद हो जाएगा। एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स, ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से अब रोलिंग सेगमेंट में कल के दिन से आना शुरू होगा। आईपीओ के लिहाज से टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इसकी लिस्टिंग होगी। साथ ही नेटवेब टेक्नोलॉजीज 50% एंकर लॉक इन इसका खत्म हो जाएगा कल के दिन में। मनप्पुरम फाइनेंस एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और शाम 6:04 पर यहाँ पर चंद्रयान की लैंडिंग भी होती हुई दिखेगी। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगस्त महीने का यूएस के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक 24 अगस्त का सवाल है, गुरुवार आरबीआई जो है एमपीसी जो उनकी बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी करते हुए दिखेंगे। यूनियन बैंक का बोर्ड मीटिंग में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर जो है वो चर्चा होती हुई दिखेगी। अदानी ट्रांसमिशन, यहाँ पर इसका नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अब हो जाएगा 24 तारीख से। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, इसका आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, ये एक नया आईपीओ है, ये खुलेगा 24 तारीख को और 28 अगस्त तक ये खुला रहेगा। इशू साइज करीबन 309 करोड़ रुपए का है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का काउंटर। साथ ही टीवीएस होल्डिंग्स के डिमर्जर की भी एक्स डेट होती हुई दिखेगी 24 तारीख को। और एसएनपी बीएससी इंडाइसेस में बीएससी 500 से टीवीएस होल्डिंग्स हट जाएगा। इंगरसोल रैंड ऐड हो जाएगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स सभी की नज़र इस हफ्ते बनी हुई है जैक्सन होल सिंपोजियम को लेकर। तो 24 तारीख को यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा यूएस में, 26 अगस्त तक ये चलेगा। तो चलिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें क्या कह रही हैं।
जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले अगर आईपीओ अपडेट्स की बात करें तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जिनका आज पहला दिन है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लगभग 3.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखें पूरा बढ़ता हुआ दिखा है, एनआई लगभग 7 गुना और रिटेल का हिस्सा देखें तो वो भी 4 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जिनका आज डे 3 चल रहा है, आखिरी दिन चल रहा है, जहाँ पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग 12 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा देखें तो 2 गुना, एनआई का हिस्सा लगभग 21 गुना और रिटेल की अगर आप बात करें तो लगभग 11 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से राइस स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी कि सरकार चावल पर और प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है। सरकार गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध ऑलरेडी अगर आपको बताएं तो लगा चुकी है। ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी ग्रीव्स रिटेल का उषा फाइनेंशियल के साथ इन्होंने करार किया है। करार किस चीज़ के लिए किया है? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फाइनेंसिंग के लिए जो है करार करते हुए दिखे हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने जो भारत एनसीएपी लॉन्च किया है, इसके चलते अगर आप देखें तो गाड़ियों को सेफ्टी स्टैंडर्ड पर रेट जो है वो करेंगे और 1 अक्टूबर से जो है ये लागू हो जाएगा। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें एसजेएस इंटरप्राइजेस 1 करोड़ शेयर लगभग 31% इक्विटी, ट्राइडेंट 43 लाख शेयर्स, एम&एम फाइनेंस 10 लाख, मदरसन सुमी 15 लाख, जोमेटो 37 लाख और नाइका 14 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। तो यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी और बल्क डील्स भी होती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा एक्शन वाली नहीं है खबरों के लिहाज से, बट हाँ स्टॉक्स में आपको भरपूर मूव्स आती हुई दिख रही है। तो आइए स्टॉक्स पर ही बात करते हैं, बाजार पर भी नजरिया लेते हैं। थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी आपको देने वाले हैं। फिलहाल बंसल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब और वाकई साहब हमारे साथ शो पर जुड़ भी रहे हैं एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। और आईटीसी में मोमेंटम आ भी रहा है। आज सुबह स्टॉक की बात भी हो रही थी, लंबे समय बाद एक कॉल भी आया था। सुमित जी, आईटीसी मोमेंटम में है अभी भी, अगर सुबह ट्रेड नहीं लिया हो तो क्या करना है इसमें जरा बताएं, और कोई फ्रेश लेवल्स अगर निकल कर आ रहे हैं या कुछ अब लेवल्स अपडेट करने हैं तो ये भी बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, कल आज सुबह आईटीसी के अंदर बाय का व्यू दिया था और ये कहा भी था कि आईटीसी के अंदर मोमेंटम यहां से बनना चाहिए और ऊपर की तरफ 460 470 ये लेवल जल्दी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलने चाहिए। जिन्होंने नहीं लिया है अभी भी ले लीजिए क्योंकि स्टॉक में जस्ट मोमेंटम का शुरुआत हुआ है। स्टॉक यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। 15 से 20 रुपए का मूव तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदारी करके चले, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। बिल्कुल, खरीदारी करके चलें, ले रखा है तो होल्ड करिए। मूव इसमें अच्छी आती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस, इस पर भी अच्छी मूव आ रही है। कल हमने देखा था जियो फाइनेंशियल जब लिस्ट हुआ था तो थोड़ा प्रेशर में आया था, उसके बाद सेकंड हाफ में काफी एक्टिव था। सिद्धार्थ जी की तरफ से खरीदारी की भी राय आई थी और उसके बाद आज यहां पर फॉलो ऑन एक्शन भी बना हुआ है। एक बार वागले साहब से राय ली जाए। वागले साहब, कल और आज के बीच में एक अच्छी मूव आ गई बजाज फाइनेंस में, अभी भी गेन्स होल्ड कर रहा है, क्या करना है सर 7100 पर बजाज फाइनेंस? दीपांशु, ये बाउंस बैक है, थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, 7100 ब्रेक करना चाहिए, अभी उसके आसपास ही है। तो इसका अगला पड़ाव या अगला रेजिस्टेंस 7200 220 के आसपास है। मुझे नहीं लगता वो इतनी इजीली क्रॉस करेगा। वो वहां पर जाके टच होके शायद थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। रेजिस्टेंस है जो इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस। एक और एनबीएफसी स्टॉक जो एक्शन में भी आपको आते हुए दिख रहा है, एल&टी फाइनेंस, इस पर भी एक मूव बनती हुई दिख रही है और अभी अभी डेज हाई पर भी आया है ये काउंटर। बंसी जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार एल&टी फाइनेंस भी देखें, इस पर मूव आ रही है, क्या करना है सर इस चार्ट में? 3% ऊपर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बेहतरीन दीपांशु टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एक बड़े अपूव के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली थी और वो करेक्शन के आज खत्म होने के संकेत आ रहे हैं। नीचे में 119 एक अच्छा सपोर्ट है, तो 119 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड और इन स्तरों पर भी बाय। और टारगेट्स बैठते हैं 129 का पहला टारगेट, 133 का दूसरा टारगेट। ओके, तो यह है आपके लिए एल&टी फाइनेंस, अच्छी मूव दिखाता हुआ। बजाज फाइनेंस आपको एक्शन में दिख रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट में आपको मूव आती हुई दिख रही है, 2% ऊपर ये भी है, इस पर भी रखिए नजर। पीरामल एंटरप्राइजेज नीचे से सुधर रहा है, हालांकि आधा % नीचे ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो कुछ एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जो आपको एक्टिव इस समय होते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ ही बीएचईएल और बीईएल दोनों पर ही अच्छी मूव आ रही है। बीएचईएल कल भी बात करी थी, आज भी सुबह रेडार पर था, अभी भी देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, इस पर भी एक फॉलो ऑन मूव लेंगे। बट एक बार पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी नजर डालते हैं, इस पर भी एक मूव आ रही है। हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून। जरा एक बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखें सर, अच्छे एक्शन में बन रहा है, क्या है व्यू इस स्टॉक पर? दीप, गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल, देखिए, एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बावजूद हर बार स्टॉक में उस कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो फिलहाल ट्रेंड बिल्कुल बनी हुई है अपसाइड के लिए और मुझे लगता है आज की जो ब्रेकआउट है, प्रीवियस मल्टीपल अटेम्प्ट में स्टॉक ने लगभग 130 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था और आज ऐसा लगता है कि फाइनली उस 130 132 के हर्डल के ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस पर जाने को तैयार है। मुझे लगता है 135 137 तक का मूव इसमें
आता हुआ बनने को देखने को मिल सकता है। 130 के स्टॉप लॉस के साथ जिनकी तेजी की पोजीशंस है, यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके, तो यह है आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिस पर मूव आ रही है। आइए, हिमांशु जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी है तैयार, बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, मारुति में एक ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक बेस बना लिया है और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है 9450 9470 की जोन के ऊपर। मुझे लगता है मारुति में यहाँ से 9650 की तरफ का एक मूव 1 से 2 दिनों में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मारुति खरीदारी करेंगे और ये ट्रेड लेंगे हम ऑप्शन के जरिए 9500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 115-117 रुपए पर ट्रेड करता है। यहाँ पर एक पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। 95 यानी कि 95 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 150 और 170 रुपए के दो टारगेट्स मारुति की 9500 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 9,500 की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए मारुति पे। एग्जैक्टली एट द मनी कॉल आपको इस समय दिखेगी और यहाँ से आपको एक्शन भी काउंटर पर दिखेगा। 120 पर आपको मिलेगी, 150 और 170 के हैं टारगेट्स। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है और पिछले कई दिनों से ये तेजी के ट्रेंड के अंदर में ही है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 57 रुपए 40 पैसे, 57 रुपए 50 पैसे, 57.40, 57.50। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा के अंदर ब्रेकआउट है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर में है, रिसेंट के हाई के ऊपर है। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए करीब 11 साल के हाई के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। नीचे के अंदर इसका इमीडिएट जो छोटा सा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 54 रुपए 55 रुपए के आसपास का निकल के आ रहा है। तो 54 रुपए के स्टॉप लॉस से जीएमआर इंफ्रा या जीएमआर एयरपोर्ट इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 62 रुपए से लेके 65 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में पोजिशनल तौर पर देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग टारगेट 60 रुपए का होगा। तो जीएमआर एयरपोर्ट के अंदर खरीदारी करें, 54 का स्टॉप लॉस लगाएं, 60 का इमीडिएट टारगेट, 64 का ओवरऑल टारगेट। अच्छा लग रहा है जीएमआर एयरपोर्ट के टारगेट के लिए जीएमआर एयरपोर्ट्स पर करें खरीदारी। ये स्टॉक भी आपको बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, अच्छी रेंज है और अच्छी एक्टिविटी भी इस पर बनती हुई दिख रही है। देखते हैं यहाँ से किस तरह की मूव दिखाएगा। एक और स्टॉक जिस पर सुमित जी अपडेट लेना था, BHEL, जिसकी कल भी बात हुई थी, आज भी बढ़िया मोमेंटम है। कल के जो टारगेट थे 104 और 106 वो तो हमने अचीव होते हुए आज देख लिए हैं। अब बताएं क्या करना है और अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो क्या सलाह देंगे? दीपांशु, कल ही लग रहा था कि ये स्टॉक के अंदर ऐसा मूव देखने को मिलेगा और 1-2 दिनों के अंदर मुझे 5 से 8% का मूव का एक्सपेक्टेशन था। तो आज ये स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया मूव दिखाया है और ये फॉलो मूव अभी और कंटिन्यू रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 103 रुपए 25 पैसे के पास। ऊपर में टारगेट 110 रुपए तक के जल्दी देखने को मिलेंगे और ये जिस तरह की रैली बनी हुई है इस सेक्टर और ये स्टॉक में, ये अभी रुकेगा नहीं, पोजिशन तौर पर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। और वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी बना हुआ है इस समय, तो बढ़िया मूव आ रही है BHEL में। रखिए स्टॉक को अपने रेडार पर, यहाँ से अच्छा एक्शन भी दिखा रहा है। आइए बिगुल एक वागले साहब के लिए भी वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवल्स में एक ब्रेकआउट है। 103536 के करंट भाव से बाय करें। आपका 1020 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट 1060 1065 का और फिर मुझे लगता है पोजिशनली अगर आप होल्ड करते हैं 3 से 4 दिनों के लिए, 1 हफ्ते का व्यू लेते हैं तो ये 1100 के पार निकलना चाहिए। के पार निकलना चाहिए। लिकर स्टॉक्स में आज जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। हमारे भी रेडार पर है। कुछ समय पहले अनिल जी आपको कह भी रहे थे लिकर स्पेस पर रखिए नजर, आपको अच्छी गेंस दिखा सकती है। आज करीब 12 बजे के आसपास से जो ब्रेकआउट आया यूनाइटेड स्पिरिट्स से, वहां पर जबरदस्त एक्शन और बाकी लिकर स्पेस में भी एक्शन बना हुआ है। थोड़ी देर में बात भी करेंगे कि क्यों लिकर स्टॉक्स पर आपको इतनी बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है, स्पेशली ये स्पेस क्यों काउंटर में आपको नजर आया है। हमारे तो खैर रेडार पर रहा ही है, बट आइए उससे पहले एक बार थोड़ा अनिल जी से बाजार की बात की जाए। बहुत ही छोटे रेंज में अगर आप इंडेक्स देख रहे हैं तो आपको लगेगा भारतीय बाजार में कुछ नहीं हो रहा, और इंडेक्स के बाहर देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी हो रही है। सर मिड कैप स्मॉल कैप देखिए, स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आ रहा है, सेक्टर्स भी बढ़िया पार्टिसिपेट। मुझे एक चीज बताओ, मैं थोड़ा सा लेट तो हो गया ठीक आने में, मुझे बताओ कि कहीं मार्केट भागे जा रहा है?
स्टॉक्स भागे जा रहे हैं। स्टॉक नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट कहीं नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे हो, लेकिन जो अभी इंटरेस्टिंग चर्चा इतनी बढ़िया चल रही है उससे क्यों हटना? नहीं, उसी पे वो लिकर स्टॉक्स की बात चल रही है इतनी बढ़िया है, तो मैं सोचा पहले वो बात कर, नूपुर भी आई हुई है तो कम से कम थोड़ा समझ तो लें। इससे पहले किससे बात कर रहे थे आप लोग लिकर स्टॉक्स में? बागले साहब ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कॉल दिया था, बिगुल साहब उनका, बागले साहब। ओके, तो चलो वागले साहब ने तो टेक्निकली दिया होगा। वैसे हैं और भी व्यूज आएंगे। अच्छा, तो फंडामेंटली क्यों, क्या कुछ हो रहा है जरा पहले नूपुर नूपुर आप इसीलिए आई है ना? बिल्कुल सर। क्या हो रहा है लिकर स्टॉक्स में? बिल्कुल सर, फेस्टिवल सीजन आने वाला है और सावन का महीना खत्म होने वाला है। अच्छा, इस बार तो 2 महीनों का था। 2 महीनों का था। तो मतलब जिन लोगों को आप जानती हैं उन्होंने 1 महीने का व्रत रखा या 2 महीने का? सर, जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन्होंने ट्राई किया 2 महीने का रखने के लिए, एक के बाद हिल गए। बिल्कुल सर, वो आदत नहीं है ना। ओके, बताइए जी। बिल्कुल सर, फेस्टिवल सीजन से पहले यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है। डिमांड को लेकर काफ़ी उम्मीदें, और मैनेजमेंट की भी कॉन्फ्रेंस कॉल जब हुई थी Q1 के नतीजों के बाद, वहाँ से भी पॉजिटिव आउटलुक ही मिला था डिमांड को लेकर, मार्जिन्स को लेकर और जो आने वाली ग्रोथ उसको लेकर। स्पेसिफिक बात करें तो फेस्टिव सीजन से इस बार उम्मीद है कि अच्छी डिमांड हो सकती है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी हर एक कैटेगरी में आपको प्ले आउट होते हुए नजर आएगी। जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है कंपनी के प्रेस्टीज एंड अबाउ सेगमेंट जो कहलाते हैं, वहाँ पे जो मांग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिसके चलते जो रियलाइजेशंस कंपनी बनाती है उसमें उसका भी एक ग्रोथ में सहारा आपको आते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट कंसर्न्स था कि लिकर कंपनीज रेगुलेटरी होती है तो प्राइस नहीं बढ़ा सकते अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं फिर भी, लेकिन अभी 8 से 9 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे जो दाम है उन बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है, तो रियलाइजेशंस दाम बढ़ने की वजह से और भी इम्प्रोवाइज होते हुए आपको आने वाले क्वार्टर्स में नजर आएंगे। चाहे वो IMFL हो, लिकर हो, वाइन हो, हर सेगमेंट में आपको अच्छी डिमांड आने वाले क्वार्टर्स में नज़र आने वाली है। साथ ही साथ मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद है। ग्लास की कीमतों में बात करें तो अब गिरावट होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सोडा ऐश के भी हमने देखे कि प्राइस घटते हुए नजर आए। ENA के बैकवर्ड इंटीग्रेशन से भी कंपनीज को फ़ायदा मिलने वाला है। USL ने भी स्टार्ट कर दिया, रैडिको खैतान ने भी प्लांट लगा दिया, तो जो रॉ मटेरियल का अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने वाला है तो उससे भी कॉस्ट बेनिफिट इन कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ IMFL और कंट्री लिकर दोनों के ही कंपनीज ने प्राइस हाइक लिए हैं कम से कम 8 से 9 बड़े स्टेट्स में, तो जिसका भी आपको मार्जिन्स में सुधार आने वाले क्वार्टर्स में नजर आएगा। FI और DIs की भी बात करें तो उन्हें भी ये स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि ग्लोबल स्पिरिट्स में 14 तारीख के दिन मोतीलाल ओसवाल फंड की तरफ से खरीदारी आती हुई नजर आई। इनफैक्ट जून तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो USL में FI ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, करीबन 16% हिस्सेदारी अब हो गई है FI की। DII का भी इंटरेस्ट UBL में नजर आ रहा है, और जून तिमाही में सूला विनियार्ड्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आई। तो DII FI को भी स्टॉक्स पसंद आ रहे, हिस्सेदारी लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। रॉ मटेरियल के प्राइस अब गिरने की उम्मीद है, जिससे मार्जिन सुधरते हुए नजर आएंगे। मांग मजबूत है, प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी फिलहाल प्ले आउट होती हुई दिख रही है, तो रियलाइजेशन भी सुधरते हुए दिखेंगे कंपनीज के। तो बहुत सारे ट्रिगर्स आप कह रही हैं कि आ रहे हैं इस स्पेस के लिए जो आगे की ग्रोथ ट्रेंड दिखा रहे हैं, और प्रीमियमाइजेशन पर तो सबका फोकस है। ये सारे ट्रिगर्स हैं। बंसल जी, इसमें से बताइए कौन कौन से ट्रिगर्स सही हैं जो नूपुर ने बताया उनमें से? अनिल जी, सबसे खतरनाक काम जो नूपुर ने करा है ना कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अनिल जी, आजकल देखिए, पहले तो नवरात्रे होते थे अनिल जी, हाँ, फिर देखिए अनिल जी, जो नॉर्थ इंडियन होते हैं ना अनिल जी, नॉर्थ इंडियंस की नॉलेज बड़ी लिमिटेड होती है। उनके लिए बंगाली मद्रासी सब बराबर होते हैं, सिर्फ नवरात्रे मानते थे। फिर नॉर्थ इंडिया में गणेश चतुर्थी आई अनिल जी, उस पर भी फास्टिंग होने लग गई। अब ये नई चीज नूपुर यहाँ पे एजुकेट कर रही है अनिल जी मेरे घर वालों को, सावन का अनिल जी। तो ऐसे तो अनिल जी 12 महीने निकल जाएंगे। वो तो थैंक गॉड कि मेरे इस समय घर पे कोई अवेलेबल नहीं है अनिल जी, कोई शो नहीं देख रहा है। बाकी ये खतरनाक सा अपडेट अनिल जी नूपुर ने दिया है, सावन वाला अनिल जी। और दूसरा एक अनिल जी छोटी सी करेक्शन है, आपने जो बोला कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, तो अनिल जी आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए। आप देखिए, आप जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हैं, इस शो के शो स्टॉपर है, और कुणाल जी से पहले आए अनिल जी। अच्छा, ओ मतलब कुणाल जी मेरे से बड़े आदमी आज पता चला। चलिए बढ़िया है, मैं तो काम से लेट हुआ, कुणाल जी तो बाई चॉइस हुए। कुणाल जी ने बोला अनिल जी आए तब तो आऊँ, वो कब से इंतजार भी कर रहे थे, बोले उनके पहले कैसे आऊँ। मैं कैसे जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, अनिल जी मैं तो लेट हुआ ही नहीं अनिल जी, मेरा तो ये यूजुअल टाइम है। आप अनिल जी लेट हुए हैं क्योंकि आप तो अनिल जी आते ही 2 बजे। अच्छा अनिल जी एक बंसल जी से ये पूछिए अनिल जी, ये लिकर के बारे में इतना कुछ जानते हैं अनिल जी, ये जो व्हाइट वाइन होती है और जो रेड वाइन होती है, इसको क्या कहा जाता है अनिल जी? अगर ये प्रोनाउंस करके बता दें तो अनिल जी उनका टेस्ट भी हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी सुधर जाएगा अनिल जी बंसल जी। व्हाइट वाइन और रेड वाइन को क्या कहा जाता है? कुछ ऐसे ही मतलब वो साइंटिफिक लैंग्वेज में, जो केमिस्ट्री की जो अलग अलग लैंग्वेज नाम है अनिल जी, सारी वाइन के नाम होते हैं अनिल जी फ्रेंच में अनिल जी। अच्छा, ओहो बंसल जी कुछ भी बोलो, हमें तो पता नहीं है, तो आप जो भी बोलोगे मैं तो सही मानूंगा। कोई और ऑब्जेक्शन ले उसका मैं कुछ नहीं कर सकता जी। देखिए अनिल जी इंग्लिश थोड़ी वीक है और कुणाल जी उसका ऑन एयर सोच रहे हैं। कुणाल जी आप टाइम पर आए हैं, अनिल जी से पहले आए हैं अनिल जी। टेक माय वर्ड बैक अनिल जी। नहीं ये तरीका ठीक नहीं बैकफुट पे जाने का। बंसल जी आप बोलो कि मैं प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद ही उसका नाम सही तरीके से बता सकता हूँ। बस इतना बोल दो, फिर देखो कुणाल जी बैकफुट पे कैसे जाते हैं। तो चलिए ये है आपके लिए लिकर स्टॉक्स पर पूरी की पूरी डिटेल में एनालिसिस जो नूपुर लेकर आई। तो काफ़ी कुछ बदलाव होते दिख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। हाँ अब आपको जो पूछना है पूछिए। नहीं हमारे तो रेडार पर है तिलक नगर की हम बात कर रहे थे रिसेंटली, आज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है आज फिर से। ये सारे जो मूवमेंट आ रहे हैं ना, टर्न अराउंड स्टोरी तो खैर थी, तिलक नगर की तो बात हो रही थी। इसमें देखिए आज 7% का मूव है। ग्लोबल स्पिरिट जहाँ पर मोतीलाल के फंड्स ने अपना हिस्सा भरा है वहाँ पे भी एक्शन आया, तो ये पूरी स्पेस ही थोड़ी बस लगातार ये सेक्टर हमें पसंद भी इसलिए भी आ रहा है कि मैं तो अब धीरे धीरे इनको FMCG प्रोडक्ट की तरह देखने लगा हूँ। इन कंपनियों के मार्जिन पे थोड़ा सा ये ज़रूर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चलने में थोड़ा वक्त लगाया है। हम 800 रुपये से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं और मेरा फिर ये मानना है कि अगर ये स्टॉक 2-2.5 हज़ार रुपये का नहीं बनता है, 3 हज़ार का नहीं बनता है, तो फिर इतनी बड़ी लिकर कंपनी इतने बड़े देश में होकर इसका होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उतनी वेल्थ तो इसको बनानी चाहिए। अब ये है कि थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कोई अच्छी कंपनियाँ भी वक्त बहुत लगाती है, जैसे ITC में 200, 250, 250 टाइम पास किया, अच्छे लोग थक। सिमिलर सिचुएशन मैकडोवेल में हो रही है। 800 से 1100 के बीच में इतना फुल टाइम पास चल रहा है इसका कि पूछो मत। अब लोग सब थक जाएंगे, बेच देंगे, निकल जाएगा, तब स्टॉक भागेगा। लेकिन अल्टीमेटली मेरा स्ट्रांगली मानना है अगर आपके पास ये स्टॉक है पोर्टफोलियो में 100%, इसको प्राइस टारगेट से मत रखिए, टाइम टारगेट से रखिए। इस स्टॉक को टाइम टारगेट में 1 साल पहले देखूंगा नहीं, 3 साल मिनिमम रखूंगा, फिर देखो पैसे कैसे बनते हैं इसमें जी। ये अच्छा बंसल जी की फिर से विशेष टिप्पणी है जी। बंसल जी देखिए अनिल जी भी तिलक नगर की बात हो रही है। देखिए मेरे को ये नहीं पता वो रेड वाइन और व्हाइट वाइन को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, बट इतना मालूम है अनिल जी तिलक नगर इंडस्ट्रीज को आपने पहली बार 94 रुपीज के अराउंड अनिल जी कवर करा था। 220 रुपए का दाम चल रहा है, तो मोर देन 2x हो चुका है। और एक चीज अनिल जी बताऊंगा कि देखिए ये ब्रांडी बनाती है और कुणाल जी को मैंने तिलक नगर इंडस्ट्री की ब्रांडी गिफ्ट करी थी अनिल जी बहुत पहले, जब तो ये 50 रुपए से नीचे का स्टॉक था। कुणाल जी से पूछिए, मतलब कि कोविड से पहले के 2018 में उनको मैंने ब्रांडी गिफ्ट करी थी। अच्छा हमें पता ही नहीं था कुणाल जी दूसरे पेय पदार्थ भी गिफ्ट में एक्सेप्ट करते हैं। हम तो चाय ही करते आए अभी तक। कुणाल जी ये सही कह रहे? अनिल जी वो डॉक्टर राकेश बंसल ने अनिल जी गिफ्ट की थी। उनका ये मानना है कि अनिल जी बच्चों का अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तब मेरा बेटा हुआ था अनिल जी, तो अनिल जी उसकी सेहत के लिए, वो सर्दी से बचाने के लिए। हाँ समझ गया। पुराने लोग ऐसे थोड़ी बोल के कि बीमार हो गया इसकी दवा दारू करो। क्यों सुमित जी बोला जाता है ना, राजस्थान में तो ऐसे ही बोला जाता है इसकी दवा दारू करो। सही में कोई खाली दारू कर दे तो इसलिए वो दवा दारू वाला शब्द वहीं से आया है, जो डॉक्टर राकेश बंसल ने जो। अच्छा हाँ मतलब कुछ मतलब ऐसा है कि शारीरिक बीमारियों के लिए तो दवा ही है, मानसिक बीमारियों के लिए आपको पता है दोनों मिलके ऐसे साथ में आए। पुराने लोगों ने जो कुछ भी किया सोच समझ के ही किया हुआ है। अब आप उसके अंदर घुस के मतलब निकालो तब है। एनीवे चलिए बढ़ते आगे और बात करते करते थोड़े लाल निशान में आए, थोड़ा कम नहीं लाल में तो नहीं आए, फ्यूचर्स नीचे हैं, लेकिन हाँ स्पॉट पे अभी भी हरे निशान में ही हम दिख रहे हैं। परफेक्ट। और सब बात करते करते अभी थोड़ी देर पहले आप ज्वाइन कर रहे थे, तभी सुमित जी से BHEL पे बात हुई थी, तब 105 पर था, अब 109 पर आ गया। बात करते करते और बड़ा ब्रेकआउट BHEL में आते हुए दिख रहा है, तो ये जबरदस्त मूव इस पर बनती हुई दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले 105 पर था और पिछले 5 मिनट में और एक बड़ी मूव आई है। सुमित जी अब और एक बार रिवाइज लेवल दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात करी थी सर। दीपांशु भेल अब महंगी हो चुकी है, इसके अंदर सस्ती होने का मेरे को कोई सीन लग नहीं रहा है, और ये यहाँ से भी
जैसे कि मैंने कहा 110 का लेवल भी तोड़ेगा और आने वाले दिनों में पोजिशनल तौर पे ये और ऊपर के लेवल दिखाएगा। तो भेल के अंदर जिन्होंने भी लिया है लेके बैठे, जो आज का मूव है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है, ब्रेकआउट के साइन है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है। 110 का लेवल टूटने के बाद 120 से लेके 130 रुपए तक का मूव जल्दी आने वाले दिनों में BHEL में देखने को मिलेगा। आपके लिए भेल पर राय, जबरदस्त एक्शन और एकदम टाइमली पकड़ते हुए भेल को आपके लिए सुमित जी। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, अब तो बताने में थोड़ी देरी हो गई है क्योंकि स्टॉक के बारे में पूरी चर्चा हो गई। स्टॉक था BHEL ही, लेकिन बस एक ही बात पूछूंगा अनिल जी आपसे कि कैसा लगा आपको बर्थडे गिफ्ट? बर्थडे गिफ्ट बहुत ही जबरदस्त भेल ही था ना जी अनिल जी, 80 रुपए पर। हाँ, जिसको मैं खाने के लिए तरस गया, सिर्फ वर्चुअली मिला मुझे लेकिन बहुत ही बढ़िया। 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 से बाद 3 महीने से कम समय में 80 से 110 कमाल। अभी तो 3 सितंबर आने में अभी टाइम भी है, तब तक तो धन्यवाद। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी इस शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बर्थडे मुझे मंथली मनानी चाहिए। अनिल जी, सबका भला होगा उसमें, वैसे सॉरी सबका भला होगा अनिल जी उसमें, सब व्यूअर्स को भी हाँ, अच्छे। ये बात तो सही, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बहुत ही बढ़िया कॉल रहा है, शानदार भेल। तो बताएं सर, अभी कॉल भेल ही पर है या किसी और पर? अनिल जी, BHEL पर ही कॉल थी, लेकिन थोड़ा सा मूव आ गया है तो थोड़ा सा डिप का वेट करेंगे। 107, 108 तक कोई डिप मिलता है तो BHEL में खरीदारी करें। मुझे लगता है कि 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। और अब ये स्टॉक अगला पड़ाव जो है वो 104, 105 रुपए का एक मेजर हर्डल था। आज इस स्टॉक ने बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ उसको निकाला है पिछले आधे घंटे में। मुझे लगता है 2 से 3 दिन का नजरिया रखें, कैश में इसको बाय करें 115, 120 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए। पूरा मेरा मानना है अनिल जी कि शायद आज बंद होते होते F&O बैन में भी आ जाए, तो इसलिए कैश में ही खरीदना है 115, 120 के टारगेट्स के लिए 105 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है आपके लिए BHEL। सुमित जी को भी पसंद है, हिमांशु जी को भी पसंद है, और स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट बात करते करते अभी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख भी रहे हैं। एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है, टाटा कम्युनिकेशंस। आज सुबह वागले साहब की तरफ से रिकमेंडेशन भी थी। वागले साहब, अच्छी मूव आ गई है। पहला टारगेट 1770 का था, वो हिट भी हो गया है। 1775 पर अब ट्रेड कर रहा है टाटा कम्युनिकेशंस फ्यूचर्स में। अगर देखें तो क्या करना है सर, इस पर बताएं। दीपांशु, फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि काफ़ी चल चुका है, 4% लगभग ऊपर है। तो इंट्राडे का तो टारगेट आ गया है। कोई पोजिशनली होल्ड करना चाहता है तो 1800 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, मुझे उतना मोमेंटम दिखता है। यहाँ से भी एक 20-25 रुपए की मूव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ एंट्री कर नहीं सकते। सुबह किसी ने लिया है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1755 के आसपास स्टॉप लॉस 20 रुपए यहाँ से नीचे ट्रेल करेंगे और 1800 तक के लिए राइड कर सकते हैं। ये 1 से 2 दिनों का व्यू है। थोड़ा सा लंबा व्यू तो मेरा 2000 प्लस का है। लंबा व्यू 2000 प्लस का है। हमारा स्पेशल 25 का स्टॉक भी है और आज एक जबरदस्त ब्रेकआउट इसमें आते हुए दिख रहा है। अक्रॉस द बोर्ड काफी सारे स्टॉक्स में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। और आइए कुछ और स्टॉक्स और बाजार के एक्शन पर बात भी करते हैं चोपड़ा साहब के साथ। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून, वेलकम सर। चर्चा में BHEL अभी उसी की बात हो रही थी, 9% ऊपर हो गया, 110 का भी टारगेट इसने हिट कर दिया है। कोई व्यू रखते हैं सर, BHEL इतनी बड़ी मूव आ रही है, लंबे समय बाद स्टॉक में इतनी अच्छी मूव देख रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून। नो डाउट काफ़ी लंबे समय बाद इस तरीके का मूव एक दिन में इतना ऊपर चलना बहुत कम दिखाई देता है BHEL जैसे स्टॉक में। मगर अगर आप ओवरऑल इस कंपनी को देखें, इस स्टॉक को देखें, पोटेंशियल बहुत है। मुझे लगता है अंडर परफॉर्म करता रहा है और ये दशकों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। जितने काम BHEL करता है हेवी इंजीनियरिंग में, कैपिटल गुड्स में, इवन रेलवेज में, तो जितनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है उस तरह की वैल्यूएशन इस कंपनी को नहीं मिलती। तो मैं कहूँगा कि यदि कोई लंबी अवधि के लिए BHEL को लेकर रखना चाहता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, और हमने देखा भी है कि भारत सरकार की जो कंपनीज है उन्होंने बहुत एक्सेप्शनली अच्छा किया है। और अच्छा करने का कारण एक ये भी हो सकता है कि कुछ एफिशिएंसीज पे काम कर रही हैं। ये कंपनीज पहले इतनी एफिशिएंट नहीं थी, अब थोड़ी एफिशिएंसीज पे और इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो यदि आपको BHEL किसी गिरावट में मिले, आज तो मैं बाइंग के लिए नहीं कहूँगा, मगर आपको कहीं आपको ये 90-94 के करीब मिलता है
तो बहुत अच्छा बाय है लंबी अवधि के लिए। और मेरा ये मानना है कि लंबी अवधि के लिए इसको रखेगा तो 150 तक का टारगेट BHEL में संभव है। मगर इसमें बहुत ज़्यादा खरीदा बेची ना की जाए और शांति से बैठा जाए। मुझे लगता है PSU कंपनीज का दौर अब शुरू हुआ है और जिस तरीके से पहले PSUs काम किया करती थी, मुझे अच्छे से याद है 2007 के लगभग BHEL लगभग 400 रुपये तक भी टच किया, 390 के लगभग हुआ करता था और नीचे में आपको लगभग 20 रुपये का भी भाव दिखा के आया था। तो BHEL लॉन्ग टर्म बेट है, बहुत अच्छा कंपनी है और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला था अभी संसद में कि सरकारी कंपनियों पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि सरकारी कंपनीज में एक बहुत अच्छा तेजी बनना चाहिए। नॉट बिकॉज कि प्रधानमंत्री ने कहा है, बट ओवरऑल मैं देख रहा हूँ, चाहे वो सरकारी बैंक हो, डिफेंस कंपनीज हो, काफ़ी सारी दूसरी सरकारी कंपनीज हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा वैल्यू अनलॉकिंग है। अभी तो अगर आप इनका रियल एस्टेट एसेट बेस देखेंगे तो वो भौचक्के रह जाएंगे। हम सब गिन ही नहीं सकते कि किस हिसाब का रियल एस्टेट वैल्यूएशन निकल के आएगा। तो बहुत अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं, लंबी अवधि के लिए खरीदिए गिरावट में। अभी भी कंपेलिंग वैल्यूएशन है और लंबी अवधि के लिए खरीदिए। कोई ज्यादा बड़ी मूव नहीं है, लंबे समय से अंडर परफॉर्मर एक रहा है भी है। आइए 2:30 बज चुके हैं। सेठी साहब तैयार है? सेठी साहब तैयार है? हाँ, पहले सेठी साहब, हाँ, ताकि फिर मेरा तो बाद में भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, क्या है इरादा? जी गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, इरादा वही है, 2 स्टॉक्स है कैश सेगमेंट के जिनमें खरीदारी करनी है। और अनिल जी उसके पहले एक अपडेट देना है। एक धुआंधार तेजी चल रही है कैश मार्केट के स्टॉक्स में। कल मैंने SPL सेगमेंट में पिट्टी इंजीनियर रिकमेंड किया था 507 के लेवल्स पे। वो आज 592 592 के हाइज करे, अभी भी 577 के लेवल्स पे है। और उसी सेगमेंट में दूसरा स्टॉक था श्रीराम प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म पिक 73 के लेवल्स पे। 80 के टारगेट्स थे, वो 80 के टारगेट्स अचीव हो गए। और कल दोपहर वाला KNR कंस्ट्रक्शन 253 के लेवल्स पे रिकमेंड किया, 270 के टारगेट्स थे, अभी वो 270 पे ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक, उसके भी टारगेट अचीव हो गए। तो इस तरह की कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में तेजी चल रही है। निफ्टी में कुछ नहीं हो रहा, निफ्टी 10-15 पॉइंट ही ऊपर है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। सारे के सारे आपके कैश मार्केट के स्टॉक्स जबरदस्त तेजी में। आज सुबह हम आपको याद भी कर रहे थे जब हिमांशु जी ने आज KNR कंस्ट्रक्शन दिया और फिर उसके बाद मेहुल कोठारी साहब ने भी आज रिकमेंड किया, तो आज सबकी रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है, चार्ट्स के लिहाज से भी है। बताएं सेठ साहब, आज का पहला शेयर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक का नाम है सानसेरा इंजीनियरिंग, जो अभी 935 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 985 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 915 रुपए का। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स की, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए तो बनाती है, इसके अलावा नॉन ऑटो सेक्टर्स जैसे एरोस्पेस है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इन सब के सेक्टर के लिए कंपोनेंट्स बनाती है। 16 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और ये कुछ कंपोनेंट कमर्शियल व्हीकल स्पेस के लिए अमंग द टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स है। बाकी 30% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, 25 देशों में एक्सपोर्ट करती है और इनकी क्लाइंट लिस्ट जबरदस्त है। हर एक सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति, होंडा, टोयोटा, फॉक्सवैगन, फिर आपके 2 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो, हीरो, हार्ली डेविडसन, रॉयल एनफील्ड को कैटर करती है। कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, फिर इवन बोइंग को भी कंपोनेंट सप्लाई करती है। एरोस्पेस का भी बड़ा काम है। फिर सीरियसली इन्होंने ईवी कंपोनेंट के स्पेस में भी कदम रखा है। एक सानसेरा स्वीडन में सानसेरा स्वीडन नाम की कंपनी को एक्वायर किया, मतलब नाम बदली किया होगा, सानसेरा स्वीडन नाम है उसका। और अभी हाल ही में एक हाईटेक कंपनी है जो कि सर्वेलेंस रडार्स में है, उसमें निवेश किया है और उस कंपनी के जरिए एंटी ड्रोन्स के लिए भी कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो इस तरह की जबरदस्त कंपनी है। फिर इनका एक बेंगलोर फैसिलिटी में भी एक्सपेंशन हुआ है, मतलब नया ग्रीनफील्ड कैपेसिटी क्रिएट की है बेंगलोर में फॉर एरोस्पेस डिफेंस। और जिस तरह से कमर्शियल एयरलाइंस भी एक्सपैंड हो रहे हैं, हमने हाल ही में देखा इंडिगो ने 500 एयरबस का A320 का ऑर्डर दिया है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी को होना चाहिए। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। जून तिमाही बहुत अच्छी थी, 43 करोड़ का पैट था, 35 करोड़ के सामने पिछले साल। और FISDI इसमें 55% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें लगभग सभी अच्छे नामी गिरामी फंड्स है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 985, स्टॉप लॉस ऑफ 915। 915 के स्टॉप लॉस से 985 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। सानसेरा इंजीनियरिंग पहला स्टॉक सेठी साहब का। सर दूसरा भी बताएं। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी लगभग इसी स्पेस से आ गया। GNA एक्सेल्स में खरीदारी करने की सलाह है। 1017-18 के लेवल्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है।
इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 1070 का, स्टॉप लॉस रखना है 995 रुपए का। ये भी एक दिग्गज ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, एक निश प्लेयर है, जबरदस्त ब्रांड है और जितने लीडिंग ओईएम्स है उनको कैटर करती है, मेनली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, ट्रैक्टर सेगमेंट, और ये जो क्लास 8 ट्रक्स है उनके लिए भी काम करती है और वहां से जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। कंपनी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप में एक्सपोर्ट करती है और कंपनी को ये जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में जो ग्रोथ है, ट्रैक्टर स्पेस में ग्रोथ है, फिर स्क्रैपेज पॉलिसी जो हुई है उसका एक बड़ा फायदा है। अच्छे फंडामेंटल्स है। एफआई अभी जो करंट क्वार्टर जून क्वार्टर में पैट रिपोर्ट किया 33 करोड़ का, जो पिछले साल 27 करोड़ का पैट था। रिटर्न रेशियोज भी दमदार है, आरओई है 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24%। फिर एफआईएस डीआईएस भी अराउंड 12.37% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, टाटा है। कंपनी बहुत अच्छी दर से ग्रो कर रही है, पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 57%। और वैल्यूएशन के लिहाज से कंपेयर टू इट्स पीयर्स ये स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है, 16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स देखेंगे तो वो 34-35 के मल्टीपल पे है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। और अनिल जी, इसी तरह की एक कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू मैंने थर्सडे को रिकमेंड करी थी 566 के लेवल्स पे, आज वो भी 605-610 के लेवल्स पे आ गए, मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव हो गए। मुझे लगता है ये स्टॉक भी जल्दी अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव करेगा। ओके, तो सोना बीएलडब्ल्यू पर भी राय और जीएनएक्सएल तो पसंद है ही सेठी साहब को। और इस बीच भेल देखिए, यहाँ पर 14 लाख शेयरों का ट्रेड भले हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हुआ, इम्पोर्टेंट ये कि 10% के ऊपरी सर्किट पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वायदा कारोबार में आज ऊपर का सर्किट लगाता हुआ 10% का 111 रुपये 25 पे। समाचार समाप्त हो चुके हैं इसके थोड़ी देर के लिए, जब तक कि और कुछ नया ना हो तब तक ऑफ में गया। हाँ, और कौन से बता रहे, हिमांशु जी बता नहीं, कौन बोल रहा था कि बहन में चले जाएगा? हाँ, हिमांशु जी चले जाएगा, कैश मिले। अब तो पूरी संभावना है कि हिमांशु जी की बात सच हो ही जाएगी। भेल जबरदस्त एक्शन में आता हो। धन्यवाद सेठी साहब, ये सारा का सारा एक्शन बताने के लिए। स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं सर, आइए लेते हैं 2:30 बजे की एनर्जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, ग्लोबल मूड माहौल अच्छा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर हैं, डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी मूव आ रही है, कल शाम हमने देखा नैस्डैक 1.5% ऊपर था। यूरोप के बाजार बढ़िया मूड में, फ्रांस 1.25% ऊपर है, 1% ऊपर जर्मनी दिख रहा है, यूके में भी अच्छी तेजी आ रही है। अक्रॉस द बोर्ड आज सारे के सारे एशियन मार्केट्स पॉजिटिव थे, जापान 1%, हांगकांग 1%, कोरिया में 1/4% की मूव थी। तो ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल अच्छे मूड में, रुपया 14 पैसे मजबूत है सर, अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, कुछ ना कुछ तो एक्शन हो रहा है। हमारे इंडेक्स है जो नहीं चल रहा है, फ्लैट है इस समय, बाकी ग्लोबल मार्केट्स तो आज अच्छे मूड में दिख रहे हैं। तो अपने कोई बहुत ज़्यादा ताकत ग्लोबल के मुकाबले में ज़्यादा नहीं दिख रही, उनसे कम ही दिख रही है। एक और दीप, उसकी वजह ये कि 19,400 जहाँ पर इस वक्त आपका निफ्टी, ये मेक और ब्रेक लेवल यही है। क्यों है वो समझाता हूँ। 19,400 के कॉल ऑप्शन पर करीबन 1.5 करोड़ शेयर हैं कॉल्स में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर, और इसी वजह से आप बार बार वहां आकर अटक रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं खाली कॉल राइटर्स ही वहां खड़े हैं, पुट राइटर्स भी खड़े हैं। 1 करोड़ शेयर पुट में है, 1.5 करोड़ शेयर कॉल्स में, तो जाहिर सी बात है कॉल्स में 50% ज़्यादा है। तो आपके लिए ये ज़रूरी कि 3 बजे तक आप 19,425 के पार निकल के, यहाँ से 25 पॉइंट का और गैप रखें, 19,425 के पार निकल कर टिके और वहाँ पे आप 3 बजे के पहले निकल जाएं, थोड़ा बने रहें, तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती दिखेगी। क्योंकि 19,400 का पुट राइटर फिर थोड़ा है ना दबंग हो जाएगा वो, है ना, और फिर जो कॉल राइटर है थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा। सो 19,425 के बाद ही उनको डर लगना शुरू होगा कि अच्छा डाउ फ्यूचर तो ठीक है आज, ठीक है, नास्डैक कल बहुत भागा था, आज फिर से मजबूत है, तो ऐसा कोई ग्लोबली खराब नहीं दिखा है, बाकी पूरा यूरोप वगैरह सब मजबूत है, तो हो सकता है अमेरिका में ठीक ठाक सेशन रहे, तो फिर शॉर्ट क्यों रहना। और शॉर्ट कवरिंग आप करेंगे कब, जब 19,425 के ऊपर स्पॉट लेवल पे आप निकलेंगे। सो 19,425 3 बजे तक ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप 19,400 के आसपास ही बंद हो जाएंगे, ठीक है, हो गए कोई खास बात नहीं वैसा। तो नीचे में 19,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1 करोड़ 20 लाख शेयर वहाँ पर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उसके नीचे तो वैसे ही जाने का कोई सवाल है नहीं। देखना ये कि 19,400 के ऊपर बंद हो पाते हैं या नहीं, और 19,425 3 बजे तक अपना लेवल जो है ये ध्यान में रखने का। क्लियर है। बैंक निफ्टी 44,000 जहाँ पर आप हैं वहीं मेक और ब्रेक लेवल है, 51 लाख शेयर पुट में है, 48 लाख शेयर कॉल्स में, लगभग बराबरी का मामला है, ठीक है, पुट और कॉल में। मेक और ब्रेक लेवल वही है। ऊपर में 44 से 144 200 की रेंज में फर्स्ट क्लास सप्लाई है, जितनी चाहिए उतना ले लीजिए, बैंक निफ्टी आपको मिल जाएगा। और नीचे में 43,800 43,900 की रेंज में जितनी चाहिए भरपूर आपको अवेलेबिलिटी है। तो दोनों तरफ है, मतलब
नहीं इसको 43,800 के नीचे जाना है, नहीं 44,200 के ऊपर जाना है। सुबह आज हम वायदा कारोबार के डेटा की यही बात कर रहे थे, 44,000 आपका मेक और ब्रेक लेवल है, 200 इधर 200 उधर, उसके अलावा कहीं जाना नहीं है। और एग्जैक्टली वही हो रहा है, आज डे लो पर है इस वक्त बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास, लेकिन न 44,200 पार किया है, वापस वही मिडिल पॉइंट पे आ गई। अब 43,800 ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा 44,200 ऊपर। सो बैंक निफ्टी कोई कुछ करने के मूड में ज़्यादा दिख नहीं रहा, शांति है एकदम। तो इंडेक्स के बजाय वही है फोकस स्टॉक्स पे रखना समझदारी की बात है। स्टॉक्स पे तो ज़बरदस्त मूव आ रही है सर, वही है एक्शन पूरा का पूरा। आप एक एक स्टॉक देखिए पकड़ के जो दौड़ लगा रहे हैं, क्या कहना है, वाह। बिल्कुल सर, BHEL तो इस समय का स्टार बना ही हुआ है। बट आइए मेटल स्टॉक्स पर भी रखनी है नज़र। एल्यूमिनियम कंपनी पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नुवामा की तरफ से, इसको समझते हैं। कल हमने देखा मेटल्स पे एक बड़ी मूव आई थी, आज उतने एक्टिव नहीं है, बट मेटल इंडेक्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है अच्छी गेंस के साथ। जरा समझते हैं वरुण के साथ क्या दिख रहा है इनको यहाँ पर एक्शन। वरुण बताइए। तो दीप, ये जो रिपोर्ट है 2 चीज़ों पे फोकस करती है, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा है एल्यूमिनियम की कीमतें। इनका कहना है कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम रहा था। ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी करीब 0.5% के आसपास की गिरावट थी। और सिर्फ चाइना का अगर आप देखेंगे जुलाई के महीने में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है उसमें 1.4% के आसपास की गिरावट थी। और ये जुलाई के महीने में प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम रहा है। इसके काफ़ी सारे कारण भी है, जैसे कि चाइना में अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रोविंस है जहाँ पे बंद था, इसके लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ था। यूरोप को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ हद तक उन्होंने प्रोडक्शन कट्स लिए थे, इसके लिए ग्लोबली एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कम रहा था। उससे थोड़ा बहुत प्राइसेस को सपोर्ट मिला, हालांकि इतना नहीं मिला कि प्राइसेस बढ़े, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ 3% के आसपास की एल्यूमिनियम की कीमतें गिरी और साल दर साल करीब 13% के आसपास की गिरावट आई है। इनका कहना है कि आगे चल के भी एल्यूमिनियम की कीमतें जो है वो थोड़ी बहुत दबाव में रह सकती है। ये इनका क्यों कहना है? इनका कहना है कि चाइना जो है उनके फिर से यूनान प्रोविंस जो है वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और ये प्रोडक्शन के लिहाज से एक अच्छी बात है। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो आगे चल के आपको ज़्यादा प्रोडक्शन कट जो इन्होंने लिए थे वो फिर से रिवर्सल होते हुए दिखाई देगा। इसके लिए फिर से एक बार मार्केट में सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खासकर ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो कामकाज है, कंस्ट्रक्शन जो है, उसकी डिमांड ग्लोबली थोड़ी बहुत सुस्त रही है, खासकर चाइना में। अगर ये डिमांड इसी तरह की रहती है तो आगे चल के एल्यूमिनियम के दाम जो है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान ये नहीं लगा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो $2090 के आसपास प्रति टन के आसपास एल्यूमिनियम के दाम चल रहे हैं। इनका कहना है कि साल का एवरेज यानी कि 24 और 25 का एवरेज जो है वो $2300 से $2400 के बीच में ही रह सकता है, उससे ज़्यादा दाम बढ़ने वाले हैं नहीं। तो अगर यहाँ से कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन सुधरता है तो शायद आपको दाम फिर भी स्टेबलाइज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हालत जस की तस रहती है और ओवर सप्लाई की सिचुएशन बनती है चाइना की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ने के चलते और यूरोप ने जो प्रोडक्शन कट्स लिए थे वो वापस लेंगे उसके चलते, तो यहाँ पे ओवर सप्लाई की सिचुएशन बन जाएगी और उस माहौल में जो ओवरऑल प्राइसेस है एल्यूमिनियम के वो थोड़े दबाव में रह सकते हैं, क्योंकि जुलाई में प्रोडक्शन कट हुए थे, अब फिर से प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इसे कंपनीज के लिए? फिर देखिए दाम तो गिरेंगे अगर ऐसा है तो कंपनीज के लिए उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत खराबी है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर चाइना बढ़ाता है और एक चीज़ है दीप, इसमें इन्वेंट्री लेवल 30% बढ़ चुका है साल दर साल का, तो ये भी एक दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं आपके प्राइसेस गिरना है, ये तो तय है, इस पूरी रिपोर्ट से समझ में आ रहा है। तो कंपनियों के लिए तो ये खराबी है, क्योंकि इंडिया में तो आप क्या करोगे। बात तो सही है। आइए एक बार चोपड़ा साहब से भी बात करते हैं, काफ़ी क्लोजली मेटल्स को ट्रैक करते हैं हिंडाल्को पर, तो कई बार चोपड़ा साहब की राय भी आई है। चोपड़ा साहब कैसे देखें इस डेवलपमेंट को? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट नुवामा निकाल कर लाया सर। दीप, मुझे लगता है कि नो डाउट हम लोग वैश्विक तौर पे समस्याओं से गुजरे हैं। कोविड आया, कोविड के बाद वॉर हुआ और उसके बाद कंपनियां संभलने की कोशिश कर रही हैं। और जहाँ तक कमोडिटीज़ की बात है, हमने बहुत तेज़ी भी देखी कमोडिटीज़ में, और अब ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर हम थोड़ा सा मेटल्स में नरमी देख रहे हैं। मगर ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव इंडिया की बात करें, मुझे लगता है कि जिस तरीके के कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यदि आप चाइना की बात भी करें, चाइना ने अभी इंटरेस्ट रेट कट किया। इंटरेस्ट रेट कट इसलिए किया क्योंकि वो पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप यूएस की बात करें या यूरोप की बात करें तो कहीं ना कहीं टॉप आउट हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स। तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू होंगे, मेरा ये मानना है कि कंजम्पशन बढ़ेगी। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे।
तो एक थोड़ा सा मुझे लगता है टेम्परेरी फिनोमिना है जहां पर हम मेटल्स में थोड़ा स्लो डाउन देखेंगे, या जिस तरह ये रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है पूरी तरीके से, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रिपोर्ट बिल्कुल सही भी हो। कई बार मार्केट्स और जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देते हैं। और देखिए एल्यूमिनियम जैसा प्रोडक्ट जो है वो गाड़ियों में भी लगता है, और जो बहुत से हाउस होल्ड चीज़ों में लगता है। कोका कोला के कैंस तक जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं और पैकेजिंग में बहुत काम आता है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरीके से पैटर्न्स इमर्ज होते हैं, बट आई थिंक कि मेटल्स लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको हिंडाल्को जैसी कंपनी या नाल्को जैसी कंपनी नीचे के स्तरों पर मिले तो लेनी चाहिए। मैं फिलहाल वेदांता रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी समय से मैंने रिकमेंड नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि नाल्को, टाटा स्टील जो और हिंडाल्को बहुत अच्छी कंपनीज हैं, और हिंदुस्तान कॉपर बहुत अच्छी कंपनी है अगर मेटल्स में लेना चाहते हैं तो। कॉपर की माइंस ड्राई हो रही हैं एनुअली बहुत तेजी से, और कॉपर के रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स अ टेम्परेरी फिनोमेना, और मेटल्स जो हैं वो लॉन्ग हॉल के लिए हैं, लंबी अवधि के लिए हैं। 3 साल 5 साल की अवधि के लिए यदि आप लेके रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलना चाहिए मेटल्स में। बट हो सकता है टेम्परेरी ब्लिप हो और इसके चलते हुए थोड़ा सा नरमी रहे। ओके, तो ये आपके लिए मेटल्स पर राय इस वक्त आती हुई चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, बिगुल का वक्त है। BTS डबल टी वाला बिगुल सुदीप शाह साहब के लिए। बताएं सर। सुदीप जी बताइए। जी अनिल जी, पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से एक बहुत बढ़िया मूव हम देख पाएंगे। और स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर में हम देख रहे हैं कि पिछले कल के सत्र में उसके पहले जो 12-15 सत्र थे वहां पे एक कंसोलिडेशन स्टॉक में हमने देखा था, और कल कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया है, और आज हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक में एक फॉलोअप मूव आ रहा है अपसाइड पे। तो मुझे लग रहा है डेली वीकली दोनों चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश है। एट द मनी 240 के स्ट्राइक में पुट राइटिंग भी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बेस बना रहा है 238 242 के बीच में। यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं 236 का स्टॉप लॉस, और 253 और 257 के टारगेट्स के लिए अगले 2 सेशन में मुझे लग रहा है टाटा पावर बाय कर सकते हैं। ओके, टाटा पावर अगले 2 सेशन के लिए खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई है। आइए वागले साहब के लिए एक बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, भारत फोर्ज में मुझे कल ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हुआ था, आज ये एक्सटेंडेड मूव लगती है। 1007-8 का करंट भाव है, आपको सिर्फ 999 का स्टॉप लॉस रखना है, तो एक 7-8 रुपए का रिस्क होगा। 1040 तक के लेवल्स में कल तक आपको मुझे दिख रहे हैं। 1040 1050 ये 2 लेवल्स आपको कल या परसों तक आने चाहिए। ओके, भारत फोर्ज ये एक और स्टॉक है जो ऑफ लेट बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। सेकंड हाफ में एक्टिव होता है, रोज सेकंड हाफ में, हाँ, क्लोजिंग मजबूत आती है। तो ये तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास डे ट्रेडर्स के लिए तो ये ड्रीम है। हाँ, सुबह आओ, दोपहर में बेच के जाओ। ओके, अच्छी गेंद से वैसे ही होता दिखा। आज सुबह रिकमेंडेशन लिस्ट में था भी भारत फोर्ज, जहाँ तक मुझे ख्याल है। किसी ने तो बोला था खुद हाथ खड़ा कर दे तो ठीक है। हाँ, नहीं तो मैं अपनी छोटा ऑप्शन बड़ी कम है, कुणाल दाम पे दिया था 1000 का कॉल ऑप्शन, वहां से 20 रुपए स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जाहिर सी बात है कॉल ऑप्शन में भी अच्छी आई होगी आपके लिए मजबूती। थोड़ी देर में नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में क्या, थोड़ी देर हो चुकी, जुड़ भी चुके बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे? अनिल जी, यहाँ पे 19,400 की पुट ऑप्शन लेंगे, 69-68 में मिल रही है। 19,400 की पुट ऑप्शन एट द मनी पुट ऑप्शन हो गई। आज हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है, बैंक निफ्टी वीक हो रही है, और पूरे महीने ये मंदी का मार्केट रहा है, फिर से डेटा यहाँ पे वीक हो रहा है। तो हम 19,400 जहाँ पे रेसिस्टेंस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, इस लेवल की पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। 68-69 में मिल रही है अभी आपको, और आज का डे लो 52 है, तो स्टॉप लॉस हम 45 का रख लेंगे। तो स्टॉप लॉस भी आज ठीक मिल रहा है आपको, 22-25 रुपए का स्टॉप लॉस मिल रहा है, जो एक सुटेबल स्टॉप लॉस है। और टारगेट इसके बनेंगे करीब करीब 95 से 100 रुपए के फर्स्ट टारगेट, और अगर 100 के ऊपर निकलती है तो 115 के टारगेट बनेंगे।
ओके, तो 19,400 का पुट ऑप्शन खरीदना, थोड़ा सा नीचे आने की उम्मीद है मार्केट में। 69 के आसपास खरीदे, 52 का स्टॉप लॉस, 95, 100, 115 तीन टारगेट इस पुट ऑप्शन के। बैंक निफ्टी पर भी कोई स्ट्रेटेजी नितिन जी? जी अनिल जी, स्टॉप लॉस 45 का है, 52 आज का डे लो है, तो स्टॉप लॉस 45 का है, करंट मार्केट प्राइस 69 है, टारगेट 100 है। और बैंक निफ्टी पे भी व्यू नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी पुट लेना चाहिए, और 44,000 की पुट ऑप्शन होगी जो 142 में मिल रही है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए का और टारगेट होंगे 230 रुपए का। ओके, बैंक निफ्टी का भी पुट ऑप्शन खरीदा जा सकता है, 44,000 का पुट ऑप्शन खरीदे आप, ये राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से। तो दो पुट ऑप्शन इंटरेस्टिंग आज आते हुए इस वक्त नितिन जी की तरफ से। धन्यवाद नितिन जी, ये दोनों ही ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए। बढ़ते हैं आगे, तैयार है हमारे साथ वरुण बताने के लिए कि क्यों अमेरिका के बैंकों पर लगातार हो रहे हैं डाउनग्रेड रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। डिटेल्स क्या है, वरुण बताइए। अनिल जी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक लिंक किया था, तब कहा था फिच ने इंडियन बैंक्स को अपग्रेड किया है, बुलिश है वो। उसका एकमात्र जो सबसे बड़ा कारण था वो था बैंकों का ऑपरेशनल कामकाज। करेक्ट। और यहाँ जो S&P ने डाउनग्रेड किया यूएस के बैंक्स को, इसमें भी जो कारण है वो यही है कि यहाँ के जो ऑपरेटिंग हालात है यूएस बैंक्स के, वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, ये S&P का कहना है। इन्होंने लगातार जो यूएस के बैंक्स वो डाउनग्रेड हो रहे हैं। S&P ने कुछ समय पहले, आपको याद होगा, S&P के पहले बाकी भी जितने रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने बैंकों को डाउनग्रेड किया था, और S&P ने अब डाउनग्रेड कर दिया है। इसमें करीब 7 बैंक है यूएस के जिनको डाउनग्रेड किया है। एसोसिएट बैंक कॉर्पोरेशन, वैली नेशनल बैंक कॉर्प, UMB, S&T बैंक, रिवर सिटी बैंक, ऐसे करके 7 बैंक से जिनको डाउनग्रेड किया है। इनका कहना है कि अलग अलग रीज़न अलग अलग बैंक के लिए है, लेकिन ऑपरेटिंग हालात एक कॉमन रीज़न है जिसके वजह से डाउनग्रेड किया गया है। इनका कहना है कि बैंकों के पास फंडिंग को लेकर चिंता है, उसके अलावा आगे चल के बैंक्स, ये जितने भी बैंक्स हैं, इनके मुनाफे में दबाव रह सकता है। कुछ बैंकों को ब्याज दरें जो बढ़ रही है उसके चलते दिक्कतें हो सकती है, और डिपॉजिट आउटफ्लोज जो है वो हो सकते हैं। आपने SVB बैंक जो है इसके पहले देखा था केस कि किस तरह का वहाँ हुआ था, शायद उसी तरफ ये हाईलाइट कर रहे हैं कि उसी तरह की सिचुएशन कुछ बैंक्स में बन सकती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते फंडिंग और लिक्विडिटी का रिस्क जो है इन बैंक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ कुछ बैंक्स को रियल एस्टेट एसेट्स जो है उनमें ज़्यादा एक्सपोजर है, और वो भी एक चिंता है जो कि S&P कह रहा है, जिसके कारण इनको डाउनग्रेड किया गया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मूडीज़ ने करीब 10 बैंक्स को डाउनग्रेड किया था, उसमें ये भी कहा था कि 6 अतिरिक्त बैंक्स हैं जिनको हम डाउनग्रेड कर सकते हैं। फिच ने भी कहा था कि काफ़ी सारे बैंकिंग सिस्टम को हम डाउनग्रेड कर सकते हो, जिसमें JP मॉर्गन का भी नाम शामिल था। तो उसके बाद अब S&P जो है उन्होंने डाउनग्रेड ही कर दिया यूएस के बैंक्स को, और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात भी है कि हमारे बैंक्स को सारे के सारे जितने भी रेटिंग एजेंसीज है वो अपग्रेड करते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर है, नतीजे अच्छे आएंगे। और यूएस के लिए कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब है, नतीजे खराब आएंगे। तो अब फिची बचा है हाँ, एक फिची बचा है जो कि बैंक वार्निंग दी है। तो 2 ने डाउनग्रेड कर दिया, 1 ने वार्निंग दी है। और ये इंटरेस्टिंग है, फिच ने यूएस इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर दिया, बट बैंक्स को अभी तक नहीं किया है। शायद फिच का फोकस मेरे ख्याल से वो जो JP मॉर्गन और जितने मॉर्गन स्टैनली टाइप बड़े बैंक्स हैं उन पे होगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये मिड साइज बैंक्स है जिनको ज़्यादा डाउनग्रेड किया जाए, तो दिक्कतें यहाँ पे ज़्यादा है। आई थिंक S&P ने भी यही कहा, मूडीज ने भी यही हाईलाइट किया। हाँ, मूडीज ने भी हाईलाइट किया था। S&P तो खैर पहले ही कर चुका। ठीक है, चलिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यूएस बैंकिंग स्पेस में, बट हमारे बैंक्स पर कुछ, हमारे बैंक्स पे सब बुलिश है। सब कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ भी आएगी। आपने 2023 FY23 में जितनी ग्रोथ देखी उतनी नहीं आएगी, लेकिन ग्रोथ आएगी। और देखिए, आपने फिच की भी कमेंट्री देखी होगी कि किसी भी स्ट्रेस को झेलने के लिए हमारा बैंकिंग सेक्टर तैयार है, ये उनका कहना था। चलिए, फिलहाल वैसे बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, बट वो तो खैर ट्रेड की बात है। ये राय आपके लिए आती दिख रही है। शुक्रिया वरुण, हमें ये सेटअप समझाने के लिए। तो थोड़ा बैंकिंग सेक्टर पर रखिए नज़र, इस समय एक्शन जिस तरह का बाजार में बन रहा है। थोड़ा बाजार कमज़ोर हुआ है, हल्का डेज लो पर कारोबार हो रहा है। इंडेक्स लेवल पर जैसे मैंने कहा, कुछ ज़्यादा एक्शन आप एक्सपेक्ट मत करिए। जो भी हो रहा है वो स्टॉक्स और स्टॉक्स में ही होते हुए आपको इस समय दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। हालांकि आज वायदा कारोबार के बैन में है, ये स्टॉक बना हुआ है कुछ समय से वायदा कारोबार के बैन में, बट सुमित जी, पिछले 5 मिनट में एक बड़ी मूव आई है। हिंदुस्तान कॉपर जरा देखिए, बैन में है बट अच्छा एक्शन दिखा रहा है। बिल्कुल दीपांशु, आपने सही कहा, हिंद कॉपर के अंदर मोमेंटम बन रहा है और तेजी की तरफ का मूव देखने को मिल रहा है। तो ये 145 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है हिंद कॉपर, तो फिर ये ऊपर में 150 155 के लेवल वापस से दिखाएगा। तो जिन्होंने पोजीशंस ली है वो लोग होल्ड कर सकते हैं कैश में।
नीचे के अंदर 137 138 का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा और ये बाउंस बैक अगर आज 145 के ऊपर आज या कल अगर सस्टेन करता है तो 150 से 155 तक का मूव ऊपर में दिखाएगा। तो फिलहाल तेजी के पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। तो यह है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर। फिलहाल इस पर रखिए नजर। मेटल स्टॉक्स के लिए आज वैसे अच्छा दिन हो रहा है। मेटल स्टॉक्स कल भी एक्शन में थे और आज भी आपको थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आएगी। डिक्सन टेक ये भी आपको मूव दिखा रहा है, लगातार मूवमेंट दिखा रहा है, आज भी अच्छा एक्शन में है। सुदीप शाह साहब एक बार जरा डिक्सन टेक का चार्ट देखेंगे, लगातार मूव आ रही है, 5000 का लेवल आज इसने टच कर लिया है, क्या करना है सर इसमें? यहाँ पे डिक्सन टेक में एक बहुत बढ़िया ट्रेंड है डेली वीकली मंथली चार्ट पे। हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मूव हमने देखा था 2800 से जो स्टॉक में 4700 तक आया, उसके बाद एक करेक्शन आया, उसके बाद एक ये फिर से ये सेकंड राउंड ऑफ बाइंग है। और मुझे लग रहा है जनरली ये जो सेकंड राउंड जो होता है ना बाइंग का एक डिप के बाद, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन के बाद एक वापस से ब्रेकआउट आया है ये पिछले 2 सत्र में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 4920 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है। 4900 4920 जब तक ये होल्ड करता है तब तक हम ये स्टॉक में देख सकते हैं कि 5200 5250 के लेवल्स भी आ सकते हैं। बिकॉज ये पिछले 2-3 दिन का जो मूव है अगर उसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो उसमें जो पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में जो ये स्विंग हाइज बने थे स्टॉक ने अब उसके ऊपर सस्टेन करना चालू कर दिया है। तो या एक ट्रेंड चेंज हो गया ये स्टॉक में और मुझे लग रहा है कोई भी डिप पे यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। और स्टॉक 5200 5250 तक मुझे लग रहा है एक अपसाइड हम कंटिन्यूएशन देख सकते हैं मोमेंटम का। ये है आपके लिए राय इस स्टॉक पर, जिस पर बंसल जी भी राय देंगे अपनी। बंसल जी, डिक्सन टेक्नोलॉजी जिसका 5000 रुपए का टारगेट आपका आ चुका है, नाम में क्या रखा है? रखा तो टारगेट में है ना? बिल्कुल अनिल जी, नाम में कुछ नहीं रखा, डिक्सन का टारगेट आ चुका। और अनिल जी टारगेट भारत फोर्ज का भी आ चुका है जो पिक ऑफ द वीक था अनिल जी मेरा। तो जिनके पास है डिक्सन को रखना चाहिए अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर टारगेट्स को भी रिवाइज करना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 5400 की तरफ स्टॉक इज मार्चिंग नॉर्थवर्ड्स अनिल जी। ओके, तो पिछले 2 दिनों में हमने बार बार आपको रट्टा मार मार के डिक्सन जो करवा के याद करवा दिया है। अब काफ़ी है, आगे और अभी थोड़े दिन करवाने की जरूरत है या अब आप लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं? नहीं अनिल जी, गलती तो हो सकती है दोबारा से, उसको गलती मान के इग्नोर कर देना चाहिए। ओके, नहीं इग्नोर तो हम कैसे कर सकते हैं? इग्नोर करना तो पॉसिबल ही नहीं ना। आपके लिए गलती करना आसान काम है, हमारे लिए इग्नोर करना ज़्यादा मुश्किल काम है। हमारी प्रॉब्लम भी तो आप समझो। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, बंसल जी कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, तो अनिल जी ये जो आर के चार्ट कॉर्नर है इसको KR चार्ट कॉर्नर कर दीजिए अनिल जी। नहीं तो इनको नाम में तो अनिल जी कुछ रखा नहीं है, तो ये संशोधन करने बहुत कुछ रखा है, अब पता चला एकदम। बिल्कुल नहीं बिल्कुल रखा है। और जब तक बंसल जी पूरी तरह से डिक्सन न कर ले, हम डिक्सन बोल बोल के बंसल जी को याद दिलाएं। जैसे हमने वो आजकल कहाँ बोलते हैं बंसल जी, पहले क्या गोडरेज गोडरेज बोलना बंद कर दिया। फिर बंसल जी वो नेरोलैक वाली कंपनी को क्या बोलते हैं आजकल आप? अनिल जी मैं तो शुरू से कंसाई नेरोलैक बोलता हूँ, वो दीप अनिल जी कुछ और बोलते हैं, हम तो ठीक ही बोलते हैं अनिल जी। आप अनिल जी ट्राई कर लीजिए, मतलब कि दुकान पे जाके जिस स्टाइल में दीप बोलते हैं तो दुकानदार समझ नहीं पाएगा अनिल जी, शेयर होल्डर ही समझता है अनिल जी। और हम जाके दुकानदार को कंसाई नेरोलैक बोलेंगे तो वो समझ जाएगा अनिल जी। ये बात एकदम परफेक्ट है, ये पॉइंट तो है, बिल्कुल 100% सही है। कंसाई नेरोलैक नहीं समझ में आएगा, कंसाई ही समझ में आएगा। ओके, आइए बढ़ते आगे। भारत फोर्ज जो एक्शन में, उसी पर कुशल हमारे साथ है इस वक्त तैयार बताने के लिए क्या कुछ हो रहा है भारत फोर्ज में, क्यों स्टॉक में इतनी है मजबूती। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए लगातार कंपनी डिफेंस, अपना जो डिफेंस का पोर्टफोलियो है उस पर अब अपना फोकस बना रही है। और लगातार आप देखिए जो ऑर्डर विन्स हुए हैं कंपनी के, डिफेंस ऑर्डर बुक कंपनी की 3000 करोड़ के पार अब जा चुकी है। इसके पहले जब उन्होंने 280 करोड़ रुपए का करीबन ऑर्डर जीता था तो लगभग 2300 करोड़ पर इनकी ये ऑर्डर बुक थी और अब 3000 करोड़ के पार ये जाने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको ये न्यूज़ आई थी कि जो डिफेंस
सिस्टम्स की इनकी सब्सिडियरी है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, उन्होंने करीबन 850 करोड़ के 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जीते हैं और यहाँ पर कंपनी का फोकस सिस्टम्स और साथ ही जो कंपोनेंट्स है डिफेंस से जुड़े हुए उसको बढ़ावा देने पर कंपनी लगातार प्रयास कर रही है। इनफैक्ट नोमुरा का ये मानना है कि डिफेंस सेक्टर में 20% से ज़्यादा का जो एबिटा मार्जिन है वो भी कंपनी आगे चलकर करती हुई नजर आ सकती है। अन्य बड़े ट्रिगर्स के लिहाज से बात करें तो जो भारत के लिए ATAG यानी कि जो गन सप्लाई करने के ऑर्डर है वो चौथी तिमाही से हो सकता है कि आपको इनके बुक्स में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आए, तो वो एक बड़ा एडिशन होगा। साथ ही जो इनकी सब्सिडियरीज है, फिर वो चाहे यूरोप की हो या US की हो, वहां पर आगे चलकर काफी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। इनफैक्ट यूरोप की सब्सिडियरी ने तो 50% से ज्यादा की यूटिलाइजेशंस और एबिटा फ्रंट पर जो ब्रेक इवन है वो हासिल कर लिया है और Q4 तक US की सब्सिडरी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। यही नहीं, कंपनी के बड़े कैपेक्स प्लान है FY 26 तक, 24 से 26 तक यहाँ पर जो इनका फोर्जिंग मशीनिंग कारोबार है उस पर भी बड़े रूप में कैपेक्स कंपनी करती हुई नजर आएगी। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स आप एक हिसाब से कह सकते हैं। कंपनी जो फोकस अपना कर रही है खासकर डिफेंस पोर्टफोलियो को लेकर, वहां पर एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इनको आगे नजर आ रही है और इसी वजह से जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं काउंटर पर बुलिश हो रहे हैं, जिसमें नोमुरा सबसे ज्यादा खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1157 रुपए का टारगेट दिया है। 1150 रुपए का टारगेट UBS की तरफ से भी आ रहा है। तो काफी सारे यहां पर जो इनके ग्रोथ ट्रिगर्स हैं वो अब बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स दिख रहे हैं और रेडार पर तो है ही हमारे एनालिस्ट के लिए। आई थिंक BF यूटिलिटीज इनके ग्रुप कंपनी है, वो भी हमने देखा रिसेंटली काफ़ी बड़ी तेज़ी में आपको आती हुई दिखी थी। चोपड़ा साहब, भारत फोर्ज कोई व्यू रखते हैं सर? जो बात चल रही है, एक तो ऑटो एंसिलरी में तो खैर दिग्गज है ही, डिफेंस प्ले अब ज़्यादा इसे माना जा रहा है। आज से भारत फोर्ज डिफेंस में नहीं है। मेरे को आज भी याद है कि बहुत सालों से ये कंपनी डिफेंस के साथ कुछ एंसिलरी काम करती रहती है और अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक लगभग लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मगर इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है जो मैनेजमेंट है विच इज़ लेड बाय बाबा कल्याणी, बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, बहुत ही सटल तरीके से काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मीडिया में दिखाई नहीं देते। मगर ये कंपनी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो पहले डेट ओवरहैंग था इस कंपनी के ऊपर, समस्याएं थी, वो वहाँ से निकलती हुई दिख रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि जो इनकी डिफेंस ऑर्डर बुक है वो बढ़ती जा रही है और मेरा ये मानना है कि ये कंपनी अगर लंबी अवधि के लिए देखें तो ये 1500 और 2000 का भी कंटेंडर बनता है, मगर अभी नहीं। मैं दोबारा से कहता हूँ, अभी नहीं। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है भारत फोर्ज में तो इंतजार करें थोड़ी गिरावट का, फिर घुसें, क्योंकि जो भी कंपनी भारत सरकार चूज कर रही है डिफेंस में काम के लिए तो निश्चित रूप से उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनकी गुणवत्ता, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी चेक की जा चुकी है और बहुत सालों से ये लोग इस फील्ड में हैं और अपना काम जानते हैं। तो भारत फोर्ज मुझे लंबी अवधि के लिए 1500 का शेयर दिखाई देता है, मगर अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करें और गिरावट में अवश्य लें। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है और बाबा कल्याणी को तो वैसे भी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। एज अ वेरी गुड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट स्टाइल जो उनका है वो बहुत ही बेहतरीन है। यह है भारत फोर्ज पर राय चोपड़ा साहब की तरफ से। बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 58 रुपए 40 पैसे, 58 रुपए 50 पैसे का अभी भाव है। 58.40, 58.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। SJVN के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ये वो स्टॉक है जो हम कंटिन्यूसली हर लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। करीब 30 रुपए के लेवल से इसमें बाइंग का व्यू स्टार्ट किया था और अभी भी लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेजी ऊपर की तरफ दिखाएगा। अभी इसके अंदर आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रहा है। पिछले 4 दिनों के हाई स्टॉक अभी एक सिंगल कैंडल में ब्रेक कर रहा है। यह संकेत है कि SJVN यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। रिसेंट का स्विंग हाई स्टॉक के अंदर बना था 59.30 और ऊपर में 62 तक के आसपास का। तो ये 59.30 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा तो 62 तक का मूव तो इमीडिएट दिखाएगा ही दिखाएगा और मेरे को लगता है कि ये 66 रुपए तक का मूव ऊपर में दिखा सकता है। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 56 रुपए का, 56 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 62 का पहला टारगेट बनेगा, 66 का दूसरा टारगेट बनेगा। खरीदारी करें SJVN।
जबरदस्त मूव आता हुआ पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर तेजी का। बढ़ते आगे बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प में, इसको BTST ट्रेड लेके जाना है। काफी न्यूज फ्लो था नेगेटिव या जो भी था, उसके चलते स्टॉक में करेक्शन जरूर देखने को मिली, लेकिन स्टॉक बार बार 2900 2920 के लेवल्स पर एक अच्छा बेस बनाता हुआ नजर आया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डबल बॉटम ये स्टॉक बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स के भाव में लगभग 2950 2952 के। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2920 के नीचे का। पहला टारगेट 3020 और दूसरा टारगेट 3040 का। ये दोनों टारगेट्स मुझे लगता है कल तक देखने को मिल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में BTST ट्रेड कैरी करके चलने की सलाह। परफेक्ट। हीरो मोटोकॉर्प ये खरीदें 3020 3040 के टारगेट के लिए। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर, उसके बाद सुदीप शाह साहब की भी पिक है तैयार। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, BTST करके जाना है NMDC में 120 के लेवल का मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। इसमें कम से कम 130 तक मूव आनी चाहिए, शायद कल नहीं तो परसों। और इसका पोजिशनल टारगेट लगभग 140 145, पोजिशनल टारगेट मतलब 3 से 4 दिन का मेरा व्यू है। 140 तक जा सकता है। 10 से 12% की मूव इसमें अगले 3-4 दिन में आ सकती है। आपका स्टॉप लॉस 119 का होना चाहिए। 119 का स्टॉप लॉस और टारगेट 130 140 का। NMDC खरीदारी करने की राय। सुदीप शाह साहब के लिए बिगुल BTST का। जी सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी, एक बहुत अच्छा स्टॉक रडार में आया है, टाटा कम्युनिकेशन। हम देख रहे हैं कि पिछले 14 दिन से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और 1730 के ऊपर 1740 के ऊपर एक ब्रेकआउट था। और जो पिछले आधे घंटे में जो इसमें हमने देखा है मोमेंटम में जो इजाफा हुआ है, तो यहाँ पे एक कन्विक्शन बैठ रहा है कि ये BTST के लिए इसको लेके जा सकते हैं 1750 के स्टॉप लॉस के साथ 1810 1830 के टारगेट के लिए, जो कि इसका पुराना स्विंग हाई भी है 31 जुलाई और 1 अगस्त का 1821। तो मुझे लग रहा है स्टॉक जो करंट मोमेंटम में है, तो ये पुराने स्विंग हाई के ऊपर भी चला जाएगा 1830 1850 के आसपास। तो एक 1750 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाई हम कर सकते हैं यहाँ पे, और 1830 के टारगेट के लिए 1810 और 1830 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें, यह है आपके लिए राय। जहां तक टाटा कम्युनिकेशन का सवाल है, स्टॉक भी जबरदस्त मोमेंट में इस समय दिख रहा है। कच्चे तेल पर बात करते हैं। हमने देखा है पिछले 6-7 हफ्तों से जबरदस्त तेजी बनी है। पिछले हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, बट अदरवाइज हम देख रहे हैं $85-86 पर आ गया है। आगे कितना खतरा है और प्राइसेस ऊपर जाने का? यहाँ पर स्टेबल होंगे या फिर गिरेंगे या फिर और ऊपर जाएंगे? आइए समझते हैं बाजार का क्या नजरिया है इस फैक्टर पर। नेहा है हमारे साथ तैयार। नेहा बताइए। दीप, बटा हुआ है बाजार और खींचतान है अब और एक बार फिर से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेजेस हैं, अलग अलग बैंक्स हैं, वो अलग राय यहाँ पर दे रहे हैं साल के अंत के लिए भी और अगले साल के लिए भी। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, लगातार 8 हफ्तों की रैली और उस पर 7 हफ्तों की रैली, उस पर ब्रेक लगता हुआ हमने 8वें हफ्ते देखा और प्रेशर यहाँ पर बना और अब $84 से $86 के बीच कच्चा तेल झूलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमने देखा है बैंक ऑफ अमेरिका वो मानते हैं कि कच्चे तेल को अगर अब कुछ उठा सकता है तो वो है एक रोबस्ट डिमांड, एक बड़ी डिमांड और प्राइमरीली चीन की तरफ से आती हुई। उन्हें लगता है कि $90 एक मैक्स पड़ाव लिमिट वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है जहां तक ब्रेंट का सवाल है, और $85 के ऊपर वो WTI क्रूड को जाता हुआ नहीं देख रहे। अगले साल सप्लाई डिमांड की स्थिति उन्हें बिल्कुल बैलेंस्ड आउट होती दिखाई दे रही है। UBS इन्होंने अनुमान बढ़ाया है $5 से $6 से $95 तक का लेवल वो ब्रेंट में दिसंबर तक देख रहे हैं और WTI के लिए $85 का लेवल दिया है। उन्हें लगता है रिकॉर्ड स्तर पे ग्लोबल डिमांड के लिए आप तैयार हो जाइए और इस महीने सप्लाई डेफिसिट 20 लाख बैरल प्रतिदिन का बन रहा है और अगले महीने के लिए 15 लाख से अधिक का देख रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इस साल की आखिरी तिमाही में $100 का लेवल देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिटी की जो यहां ताजा रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। चौथी तिमाही तक ब्रेंट में $78 का वो औसत बनता हुआ देख रहे हैं और 2024 में $73 तक इसे वो जाता हुआ देख रहे हैं। उन्हें लगता है सप्लाई में अच्छा खासा सुधार आएगा और मिडिल ईस्ट देशों से ये सुधार आता हुआ प्राइमरीली दिखेगा। तो क्या $90 भी जाने की संभावना है? $90 कुछ ऐसे हैं जो $90 पे लिमिट मान रहे हैं। स्टैंड चार्ट तो 100 भी देख रहा है, 100 छूकर आ सकता है, लेकिन सिटी है वो ठीक उल्टी
गंगा बहाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि $78 का औसत आपका दिखेगा, मतलब वो दूसरी दिशा में जाने की बात कर रहे हैं। चलिए आशा करते हैं सिटी सही रहे और थोड़ा प्राइसेस पर आपको रिलीफ मिले। आइए सुमित जी की तरफ से एक कॉल है, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, कैश का ऑप्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अभी मेरे रडार पे आया है और स्टॉक का वही भाव चल रहा है 132.70 132.80 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर दीपांशु ब्रेकआउट है। ये स्टॉक आज और 2-3 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। यहाँ पे खरीदारी करना है, ऑप्शन के जरिए यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 133 वाला कॉल अभी CMP ₹2.80 ₹2.90 ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 133 वाला कॉल BL के अंदर ब्रेकआउट है। ये स्टॉक रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से 138 से लेके 140 तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके लिए ऑप्शन के जरिए खरीदारी करें। 133 वाला कॉल ₹1.5 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में पहला टारगेट ₹4.5, दूसरा टारगेट ₹6। तो 133 का कॉल खरीदारी करें ₹1.5 के स्टॉप लॉस से 4.5 और 6 के टारगेट दिए। पूरे डिफेंस स्टॉक्स में और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड सारे शेयरों में बढ़िया खरीदारी फिर से लौटती हुई दिखी है। दमदार एक्शन आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बनता हुआ। गजब की तेजी इस वक्त बनती होती दिख रही है। डिफेंस स्टॉक्स सर अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। अभी भारत फौज की भी हमने चोपड़ा साहब से बात करी, यहाँ पर भी आपको एक अच्छी मूव आ रही है। BEL मूव कर रहा है, BHEL भी डिफेंस रिलेटेड है, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। कुछ और स्पेसेस पर भी रखिए नजर सर। RBL बैंक, इस पर थोड़ा एक्शन बन रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक काफी एक्टिव हो रहा है। RBL बैंक पर भी अभी थोड़ा आपको मूव आते हुए दिखा है, पिछले 5 मिनट में ही थोड़ा एक्टिव हुआ है। कुणाल जी एक बार देखेंगे सर RBL बैंक, कोई राय इस चार्ट पर? देखिए बिल्कुल दीपांशु, आपने सही कहा कि अभी पिछले कुछ मिनटों में ही हम इसमें एक मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। तो चार्ट काफ़ी मजबूत हुआ है पहले की तुलना में। वीकली चार्ट अच्छा अपने के बाद काफ़ी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे चार्ट पर एक 209.10 के आसपास बड़ा सपोर्ट नज़र आता है। मुझे नहीं लगता उस लेवल के नीचे स्टॉक जाएगा। कुछ समय हो सकता है इसी दायरे में ट्रेड करे, लेकिन जैसे ही इसमें 230 के ऊपर ब्रेकआउट होगा आपको वापस से इसमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो जिनके पास पोजीशन है 210-12 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें फिलहाल। ओके, ये है आपके लिए राय जहां तक RBL बैंक का सवाल है। एक्टिव हो रहा है बिल्कुल। आइए एक बिल्कुल BTS डबल टी का सुदीप जी के लिए। बताएं सुदीप जी। अनिल जी, पिछले 10 मिनट में एक स्टॉक जो एक बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल्स। देख रहे हैं कि लास्ट 15 दिन से एक रेंज में स्टॉक चल रहा था 980 से लेके 1020 के अंदर, और स्टॉक ने आज ये रेंज में से ब्रेकआउट दिया है। एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है डेली वीकली चार्ट्स पे। अगर हम स्टॉक का ऑप्शन राइटिंग डेटा अगर देखें तो 1020 और 1030 के स्ट्राइक प्राइस में भी एट द मनी में पुट राइटिंग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन वापस से एक अच्छा बेस बनाएगा स्टॉक, और 1015 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 1070 1075 का टारगेट हम यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगले 2 सेशन में हम देख पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले वागले साहब भी इसकी बात कर रहे थे और अब रेडार पर आ रहा है। सुदीप जी की भी आई थिंक आज 12:30 के शो में हिमांशु जी की तरफ से भी यहाँ पर कॉल आते हुए दिखा था। तो नज़र रखिए, ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स पे भी रखिए नज़र। स्टॉक आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है, तो लिकर स्टॉक्स में तो आपको एक्शन दिखेगा ही और इस समय अच्छी तेज़ी में भी आ रहे हैं। बट आज एक मूव आई है ऑरो फार्मा में, थोड़ी नेगेटिव होते हुए दिखी है। सुबह भी कमज़ोर था, अभी भी आपको कमज़ोर ही होते हुए दिख रहा है। आई थिंक सिटी की तरफ से डाउनग्रेड भी आया है इस काउंटर पर, जिसकी वजह से थोड़ा मोमेंटम हिट हुआ है। चोपड़ा साहब, ऑरोबिंदो फार्मा रेडार पर रखते हैं सर, कोई व्यू इस काउंटर पर? रिसेंटली फार्मा रिवाइवल में अच्छा मूव आया था, बट आज सिटी की तरफ से एक डाउनग्रेड आ गया सर इस पे। दीप, ये कोई नई बात नहीं है कि फंड्स भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और नीचे के स्तर पे जब फंड्स लेते हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। कई बार डाउनग्रेड्स आते हैं, पर मुझे लगता है कि पोस्ट करेक्शन, क्योंकि अगर आप देखें इसका एक नॉन स्टॉप तेज़ी देखने को मिला था, करीब 450 रुपये से चला था और 900 रुपये तक डबल हुआ है ये 6-8 महीनों में।
तो कभी लगभग आपको डबल होने की 100% की मूव मिलती है तो थोड़ा सा करेक्शन लाजमी है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ कंपनी में कुछ समस्या बहुत मेजर है। मगर मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बहुत तेज़ी हो गई है, मार्केट में भी थोड़ी ओवर हीटिंग लग रही है कुछ काउंटर्स में, तो वहाँ एक लेजिबल करेक्शन होना चाहिए 15-20% का, तो लेने का मौका होगा मुझे लगता है करेक्शन के बाद। अभी मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहता था दीप। चोपड़ा साहब कॉल तो लेनी है आप? चोपड़ा साहब के लिए तो बिल्कुल स्पेशल पिक बनाया भी हुआ है सर। चोपड़ा साहब ये फंडामेंटल है, टेक्निकल है, डेरिवेटिव्स या मिक्स ऑफ ऑल? ये बेसिकली फंडामेंटल स्टॉक है। फंडामेंटल तो सर हमारे पास फंडामेंटल वाला बिल्कुल है सर। एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, स्पेशल पिक। जी सर बताएं हम। एक कंपनी है जो प्राइमरली सी फूड में अपना प्रोडक्शन करती है, उसका नाम है अवंती फीड्स, और ये प्राइमरली झींगा जो मछली होती है, प्रॉन्स होती है, तो उसकी फिशिंग करते हैं और काफ़ी एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। मैं इसके फंडामेंटल्स चेक कर रहा था, जो सेल्स है क्वार्टरली उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है अवंती फीड्स में। अभी भी ये प्राइस टू अर्निंग 17 पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीब 20% का है, और प्राइस टू सेल्स 1 है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी इंक्रीज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईपीएस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है अवंती फीड एक अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है, और अभी रिसेंटली इसमें गोल्डन क्रॉसओवर भी बना है। करीब करीब 407-408 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि कोई इसको 3 से 6 महीने के लिए अगर इसको लेता है तो संभावना अच्छी है कि ये 470 और उसके बाद 500 के स्तर पे भी आपको जाता हुआ दिखे। तो अवंती फीड में रिकमेंड करना चाहता हूँ आगे आने वाले मिनिमम 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। ओके, मिनिमम 6 महीने के पर्सपेक्टिव से खरीदारी करके चलिए। अवंती फीड्स सी फूड से जुड़ी ये कंपनी है, बाजार के रेडार पर भी रहती है, और चोपड़ा साहब का यहाँ पर 470 से 500 का टारगेट बनकर आता है। चलिए, मिड कैप ब्रॉडर मार्केट स्पेस से आपके लिए एक और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया आ रहा है इस समय। पर ब्रॉडर मार्केट स्पेस से बात करें तो पेपर स्टॉक्स में भी आपको कुछ एक्शन बनते हुए दिख सकता है, कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं। बीच बीच में हम देखते हैं रोटेशन होता रहता है स्पेस में, स्टॉक्स भी आपको अब फोकस में आते हैं। पिछले 10 दिनों से पेपर के प्राइसेस को लेकर कुछ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बन रहा है। आगे डिमांड को लेकर क्या है ट्रेंड, प्राइसिंग कैसी रह सकती है, आइए एक बार जरा समझें। आज तो कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहे, बट कुछ हो रहा है सर स्पेस में। फिर से हो रहा है सर। बताओ अरमान क्या हो रहा है सर? ये अगर पिछले जैसे 10-12 दिन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पेपर ग्रेड्स और जो बोर्ड्स है उनकी कीमतों में लगभग 1000 से 3000 प्रति टन की आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। अब बढ़ोतरी तो हुई है, पर ये निचले स्तर से बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और ये आपको रिकवरी आती हुई दिखी है। अगर आप ओवरऑल देखें जून से जुलाई के बीच में लगभग पेपर के जो अगर आप दाम देखें लगभग 25% के आसपास जो है पेपर के दामों में कमी आती हुई दिखी थी। लगभग जून की अगर आप बात करें तो 3000 प्रति टन और जुलाई में लगभग 4000 प्रति टन। अब ये जो गिरावट हुई है लगभग 3000 और 4000 7000 प्रति टन की जो गिरावट है, उसके बाद से भी पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ अच्छा खासा एक रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है, जिसमें 1000 से 3000 प्रति टन जो है पेपर के दाम बढ़ते हुए दिखे हैं। अब यूएस और यूरोप में मांग की कमी और चीन में जो है कम कीमतों के चलते यहाँ पर आपको अपने पहले जो है गिरावट आती हुई देखी थी। अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आने वाले जो समय में अगर आप देखें कई कंपनियां जो है उन्होंने इस समय के दौरान अभी पिछले 10-12 दिन में भाव बढ़ाए हैं, और उसी के साथ साथ इस बात का भी फायदा है क्योंकि जो अब त्योहारी सीजन चालू हो रहा है उसके चलते भी जो मांग रोबस्ट है, उसके चलते कंपनियों को एक एश्योरेंस भी मिल रहा है कि जो वो प्राइसेस जो है वो बढ़ा रहे हैं वो सस्टेन भी रह पाएगी। इसी के चलते आपको दिखेगा स्टॉक्स जैसे जेके पेपर, ओरिएंट पेपर, सेंचुरी टेक्सटाइल, आंध्रा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इन कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो गिरे हुए दाम थे गिरने के बाद अब एक रिवाइवल दिखा रहा है, और क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है तो उसके चलते हो सकता है कि रोबस्टनेस बनी रहे। तो रोबस्टनेस बनी रहेगी और यहाँ पर एक्शन भी बनते हुए दिखेगा। आज कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहे हो, बट पेपर स्टॉक्स पर आपको आगे एक मूव आती हुई दिख सकती है। तो चलिए पेपर स्पेस पर भी रखनी है नजर। आंध्रा, वेस्ट कोस्ट, ओरिएंट, ये सारे काउंटर्स हमारे रेडार पर रहते हैं। जेके पेपर रिसेंटली हमने इस पर एक्शन भी बनते हुए देखा था। सुनिए एक बार रिविजिट करें सर जेके पेपर, जरा देखें इसका चार्ट सर। देवांशु, स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है पोजीशंस होल्ड करके चले। छोटा मोटा डिप स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है जिसमें 350 से लेकर 345 तक का मूव आ सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक के अंदर मूव तेजी का देखने को मिलना चाहिए। पिछले 5 दिनों में स्टॉक 325 से
360 तक आ चुका है, 60-70 तक आ चुका है। तो ये छोटा मोटा अगर इसके बाद कोई रिट्रेसमेंट डिप का देखने को मिलता है तो उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 370 का लेवल टूटने पे 400 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में जेके पेपर में देखने को मिल सकता है। पेपर फिर से 360 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। बीच में स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी होकर 300 के आसपास आया था, लेकिन फिर से तेजी वापस बनती दिख रही है और पेपर शेयरों में थोड़ी मजबूती का माहौल भी अरमान बता रहे हैं, उसके कारण भी। कोलगेट की पर्सनल केयर सेगमेंट को लेकर फिर से हैं बड़े प्लान्स। आज एनुअल एनालिस्ट मीट हुई कोलगेट की तरफ से और कोलगेट की इस एनुअल एनालिस्ट मीट में कंपनी के एमडी और सीईओ प्रभा नरसिम्हन ने जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से की बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स अब हम आपकी कहाँ देखेंगे, कितना आपने वॉर चेस्ट रखा है फॉर पॉसिबल एक्विजिशंस? M&A, is that a part of the strategy? Of course, we have this task of diversifying beyond oral care, so selling personal care. Yes. So our name is Colgate Palmolive. So we have two brands in our name. The second brand is Palmolive. It's a little bit of an underserved equity at the moment, but 2 out of 3 consumers in India know this brand. Yeah. So that's awareness is there. Market cap is about 54,000 odd crores right now. आपके पास इस वक्त कैश कितना है बुक्स पर? Deployment of that, can you just share with us? We're actually a very strong balance sheet company, debt free. Yes. And so funding of inorganic growth is not the issue. It's the question of us finding the right target that fits with what we want to do and fits with our strategic intent. ओके, तो ये थी आपके लिए बातचीत के कुछ अंश जो कोलगेट की एमडी और सीईओ के साथ। आइए बचे आखिरी 10 मिनट और स्ट्रैटेजी ले लें सर, आपकी मर्जी। आइए, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल भी तैयार है। तैयार है, आइए, मार्केट भी तैयार है। अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी। सर 1 घंटे और अब में बदलाव यही है, डाउ फ्यूचर्स नाज़डैक फ्यूचर्स और मजबूत हो गए, दोनों 80-80 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहे हैं। 1.5% S&P फ्यूचर्स आपको दिख रहा है। यूरोप के बाजार में कोई परेशानी नहीं है, रुपया डेज हाई पर 14 पैसे की मजबूती है। बस हमारा इंडेक्स ही मूव नहीं कर रहा है, एकदम फ्लैट वहीं पर अटका हुआ है जहां पर पहले था। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स का तो मूड माहौल अच्छा है। आज कुछ नंबर्स आने वाले हैं रिटेल कंपनीज के यूएस में और साथ ही उनके मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो वो कुछ एक्शन रहेगा। अदरवाइज देखते हैं कैसी मूव रहेगी। बताएं सर क्या करना है? बायस पॉजिटिव साइड पर थोड़ा ज्यादा 70-30। अच्छा, हाँ, 70% चांस लॉन्ग पोजीशन के बनाकर जाने के और दीप उसमें एक ही कंडीशन पे जी 19,400 पर आप बंद हो रहे हैं और 44,000 पर आप बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी पे। बिल्कुल एकदम ऐसे लेवल पे बंद हो रहे हैं जो दिन भर आप इन्हीं लेवल्स को घूर रहे थे, है ना। सो बंद एकदम वहीं पर जाकर होते दिख रहे हैं जो मेक और ब्रेक वाले लेवल्स। यस सर। तो आपको करना है क्या है जी, 19,400 पर खरीदारी कर सकते हैं फ्रेश कल के लिए, बड़े दिनों बाद बता रहा हूँ। एक ही कंडीशन पे जी कि अगर 100 पॉइंट नीचे खुला निफ्टी 19,300 तो आप और लेंगे। अच्छा, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब 2 टुकड़ों वाली खरीदारी है, 19,400 पे भी ले लीजिए, 19,300 मिला कल तो और लीजिए। स्टॉप लॉस आपका 19,250 का होगा। इस कंडीशन पे आप निफ्टी खरीद सकते हैं। टारगेट कल के लिए जो बनेंगे 19,425, 465, 500 तक के। डन। बैंक निफ्टी 44,000 पे आप खरीदिए, एक ही कंडीशन पे कि 44,800, 850 की रेंज में अगर मिलता है 150 से 200 पॉइंट नीचे तो कल आप और खरीदेंगे। इसी कंडीशन पे आपको खरीदना है और टारगेट पहले 44,125 और 44,200 के होंगे, बाद में आगे देखेंगे। तो अगर आप गैप डाउन ओपनिंग में खरीदने की हिम्मत रखते हैं और वो गैप डाउन ओपनिंग वाला थोड़ा सा अगर गलती से लॉस हो जाए वो रखते हैं तो आप ओवरनाइट रिस्क लेकर जा सकते हैं। बड़े दिनों बाद थोड़ा खरीदने का ठीक ठाक सा माहौल देख रहा है। कोई ऐसा बड़ी क्वांटिटी में कूद के नहीं लेना, भर भर के ऐसा नहीं। मतलब ये वैसा बुफे नहीं कि जहाँ वापस दूसरी बार आपको टेबल पे जाने को नहीं मिलेगा। एक बार में हो गया था सर। बहुत सारे बुफे में होता है सर। हाँ, बहुत सारे। मतलब एक बार भी पहुंच जाओ तो बड़ी बात है आप। हाँ, तो मतलब उस चक्कर में पहले आपकी जो प्लेट में वो चीजें भर लेते जो आपको कम पसंद है, बाद में ज्यादा पसंद वाले के लिए जगह ही नहीं बचती। इसीलिए कम खरीदिएगा, थोड़ा खरीदिएगा, नीचे मिले तो और ले पाए ऐसा, और नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी कर लेंगे सर। ठीक है, चलिए बढ़िया। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक छोटी पोजीशन आप चाहे ओवरनाइट रिस्क ले सकते हैं इस बाजार में। ये अनिल जी की स्ट्रैटेजी इस समय बन रही है। एक और इंटरेस्टिंग स्पेस पर रखनी है नज़र। कल हमने आपको अपडेट दिया था कैसे पनामा कैनाल, जो कि ग्लोबली शिपिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है, वहाँ पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया है। पानी की शॉर्टेज की वजह से शिप्स क्लियर नहीं कर पा रहे, करीब 200 शिप्स का ट्रैफिक जैम अभी भी लगा हुआ है। इस पर थोड़ा और अपडेट भी लेकर आए हैं अरमान, और फिर क्या हो रहा है। फोटो वहीं की है? फोटो वहीं की है सर। जरा फुल फ्रेम में दिखाओ, मेरे को भी देखनी।
फोटो देखेंगे तो एक थोड़ा आनंद वाइड शॉट आता है जहाँ पर आपको सारे शिप्स भी वही देखने जाता हूं। स्टार्टिंग वाला है। अच्छा, ये पानी है वहाँ का। तो ये वो वाटर गेट्स हैं जहाँ पर पानी नहीं या कम सीमा में पानी। हाँ, वो नीचे है ना जहाज टाइप थोड़ा जो दिख रहा है जहाँ पानी। ये क्या है? ये वो लेक के लेवल्स नीचे गिर गए हैं। अच्छा, ओहो, लेक के लेवल्स। एक ब्रॉड शॉट आता है, आई थिंक स्टार्टिंग में था, जहाँ पर आपको ऊपर से प्ले। हाँ, ये देखिए, ये सारे शिप्स का जैम लगा हुआ है सर। अच्छा, ये लगे 200 शिप्स ऐसे खड़े हुए, डालने की जरूरत ही नहीं, नीचे खड़े हो गए। ओह माय गॉड। ओके, तो बताइए अरमान जी, और क्या क्या बताने वाले हैं आप इसके बारे में? सर, इसमें एक तो ये कि ये दिक्कतें जो चल रही है, इसके चलते जो स्पॉट प्राइसेस है, जो शिपिंग के स्पॉट प्राइसेस हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें जो जैम लगा पड़ा है, तो उसके चलते कंपनीज क्या कर रही है, जो बेहतर जो अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा करने के लिए जो ऑलरेडी अगर आप जो शेड्यूल्ड वो सेलिंग करने वाले थे, उसमें जो कैंसलेशन हो रहा है, उसके चलते भी अगर आप देखें तो यहाँ पर स्पॉट प्राइसेस में आपको मूवमेंट जो है अच्छा खासा अपटिक जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें और सिंपली अगर आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की भी अगर आप बात करें तो पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो लगभग 9% के आसपास की बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक महीने में अगर आप बात करें तो 27 से 30% के आसपास की वहाँ पर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। और रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं हालांकि कि अगर दिक्कतें कंटिन्यू रही तो जो क्रिसमस के समय जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ का जो जितना उनका डिमांड है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सप्लाई में अगर दिक्कतें आती है तो सारी इंडस्ट्रीज़ जो है उसको भी बड़ा फर्क पड़ सकता है कि अगर ये कुछ समय तक ये दिक्कतें लगातार जो है कंटिन्यू रही या बारिश नहीं आई तो लेवल्स नहीं बढ़े तो ये दिक्कतें कंटिन्यू रहेगी तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी दिक्कत की बात हो सकती है। हालांकि फिलहाल अभी की जो सिचुएशन है वो स्पॉट रेट्स में आपको अच्छा खासा जो है मोमेंटम अपर की साइड देखने को मिल रहा है। कितने दाम बढ़े हैं रिसेंटली? कुछ रिसेंटली अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स लगभग 27% के आसपास एक महीने में बढ़ा है और पिछले अगर आप एक हफ्ते की बात करें तो 10% के आसपास भाव बढ़, एक हफ्ते में 10% भाव। वैसे 27% बाल्टिक ड्राई बढ़ चुका है आपका। तो चलिए नजर रखते हैं, थोड़ा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा जैम है, कुछ शिप्स को अलाउ किया जा रहा है बट लिमिटेड कैपेसिटी पर इस समय काम हो रहा है और बड़े डिलेज आपको वहां पर होते हुए दिख रहे हैं इस समय। आइए, तो ये है आपके लिए शिपिंग पर अपडेट। ग्लोबल सप्लाई चेन हिट होने की पूरा डर इस समय बन रहा है। बैन से बेनिफिट एक अपडेट लेना जरूरी है। 11 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में। कुशल है तैयार हमारे साथ बैन से बेनिफिट के साथ। क्या कुछ बदलाव होंगे कुशल, बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर 11 स्टॉक्स तो हाँ भेल यस। अच्छा, पहले आप बताओ 11 हैं अभी? 11 हैं अभी, 2 और स्टॉक्स आ सकते हैं। BHEL ऑफ कोर्स सबसे पहले करीबन मार्केट वेट पोजीशन लिमिट लगभग 119% की हो गई है। ये तो पक्का आएगा, ये तो पक्का आएगा। और साथ ही स्कॉट्स करीबन 100% इसके भी MWPL आती हुई, ये भी आएगा। तो पोजीशन वाइज ये 2 स्टॉक्स तो क्लियरली लग रहे हैं कि आ जाएंगे। और एग्जिट्स के लिहाज से 3 स्टॉक्स IB हाउसिंग, जी एंटरटेनमेंट और चंबल फर्टिलाइजर लग रहे हैं। करीबन 80 से 82% के आसपास है। चंबल तो निकल ही जाएगा, पोजीशन है। तो हाँ, चंबल एक्सपेक्टेड है 100% निकल जाएगा। IB हाउसिंग और जी एंटरटेनमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, तो ये भेल पे राय किसने दी थी? हिमांशु जी ने। हिमांशु जी, बैन में जा रहा है, आपको डर भी था, अब क्या करें? लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें और खरीदें या लिया है तो बेच के निकल जाए? अनिल जी, ऐसा लगता है कि फिलहाल इसको पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है और इसीलिए उस टाइम यही सुझाव दिया था कि इसको कैश में ही खरीदें। छोटा मोटा डिप कोई बिल्कुल आ सकता है 107 108 रुपए की तरफ, लेकिन उससे ज्यादा नीचे फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक ना जाए और उसी लेवल पर कंसोलिडेट होने के बाद 1 से 2 दिनों में स्टॉक 115 और 120 रुपए के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो 115 120 के लेवल्स आ सकते हैं। BHEL रखिएगा नजर। वायदा कारोबार के बैन में वैसे आ रहा है, उससे थोड़ा मोमेंटम हिट होता है या नहीं देखेंगे, बट बड़ा ब्रेकआउट हमने देखा है इस काउंटर पर आते हुए। एक बी लेटर का स्टॉक है जहां पर आपने एक कमजोरी देखी है, BPCL। वागी साहब, एक क्विक व्यू। BPCL निफ्टी का टॉप लूजर है, 1.5% का ही कट सही, बट आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। दीपांशु, मेरे हिसाब से इसको STBT करके जाना चाहिए। 350 का लेवल इसने ब्रेक किया है तो स्टॉप लॉस आपका एकदम क्लोज होगा, 352 का वगैरह स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कल के दिन में 340 338 के लेवल्स आपको ओपनिंग में पहले 1 घंटे में मिलनी चाहिए। पैटर्न वीक है, मल्टीपल बॉटम्स इसने ब्रेक किए।
ब्रेक कर रहे हैं बीटी STBT कैंडिडेट आपके लिए बन सकता है, नजर रखिएगा। BPCL टॉप लूजर है निफ्टी का आज, बट क्लोजिंग हो रही है बिल्कुल फ्लैट। कहाँ जहां कल इंडेक्स बंद हुआ था वहीं पर आपको क्लोज होते हुए देखे। आज थ्रू द डे हमने देखा है एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार हुआ है। निफ्टी में 60-70 पॉइंट की रेंज में आपने पूरा दिन कारोबार देखा है। 19,400 पर निफ्टी क्लोज होने के लिए तैयार है। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर है, 2.25% की तेजी। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स काफी एक्टिव थे। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, तीनों में हमने खरीदारी देखी थी। न्यू इंडिया अश्योरेंस, GIC जैसे काउंटर्स में भी आपको एक्शन आते हुए दिखा था। LIC को भी रेडार पर रखिए। इसके अलावा ITC अच्छा सहारा इसने दिया है, 1.5% ऊपर। NTPC में अच्छी खरीदारी रही। हीरो मोटोकॉर्प भी पॉजिटिव था। LNT में आपने एक्शन देखा है। एक्सिस बैंक ये भी थोड़ा एक्टिव था। इंडसइंड कोटक में भी हल्की फुल्की आपने खरीदारी देखी है। गिरावट कहां पर थी? BPCL की तो हमने बात कर ली। सिप्ला पर वीकनेस आपने देखी। TCS, HDFC बैंक, SBI ये तीनों दिग्गज आपके लिए थोड़े कमजोर थे। इन्फोसिस पर भी प्रेशर था। टाइटन, एशियन पेंट्स ये भी आपके लिए थोड़ा कमजोर होते हुए दिखा। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहां पर जबरदस्त एक्शन था। स्टॉक स्पेसिफिक BHEL हालांकि बैन में आ सकता है, बट 10% ऊपर था। हिंदुस्तान कॉपर बैन में है, 5.5% की तेजी। टाटा कम्युनिकेशन 4.5% ऊपर। M&M फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनाइटेड स्पिरिट समेत बाकी लिकर स्टॉक्स में आज जबरदस्त एक्शन आपने देखा है। पॉलीकैप दो दिनों से एक्टिव हो रहा है। एस्कॉर्ट्स ये भी शायद वायदा कारोबार के बैन में आ जाए। लाइफ हाइपर ये काउंटर आपने आते हुए देखा है। L&T फाइनेंस, भारत फोर्ज, इंडियन होटल्स, NMDC, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हैवेल्स, IDFC फर्स्ट, गेल, डिक्सन टेक ये भी आपको एक्टिव होते हुए दिखे। वीकनेस थी इंडिया बुल्स हाउसिंग में 3% नीचे। कोलगेट कमजोर था, 3.5% का, माफ कीजिएगा 3% का कट। इंडिया सीमेंट्स बैन में था, यहां पर भी कमजोरी दिखी। ग्लेनमार्क और औरो दोनों के लिए खबरों का रिएक्शन आपने देखा है। साथ ही दीपक नाइट्राइट, मेट्रोपोलिस, ग्रैन्यूल्स, PI इंडस्ट्री, अपोलो यहां पर भी आप देखिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था भरपूर। मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर आपको क्लोज होते दिख रहा है। 1% की तेजी, 0.5% की तेजी आपने स्मॉल कैप इंडेक्स पर देखी है। स्टॉक्स भी भरपूर एक्टिव थे। लिंडे इंडिया 12% ऊपर था। NBCC 8% की तेजी। वेल्सपन इंडिया 8% ऊपर। SJVN में 6.25% का उछाल। GIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस तो एक्टिव थे। KNR कंस्ट्रक्शन आज सुबह 2 बार रिकमेंड हुआ था। बिरला कॉप में आपने 5% की तेजी देखी है। टीम लीज ये भी अच्छा एक्शन में था। पूना वाला फिनकॉप 4.5% ऊपर। KPR मिल्स 2 दिनों से एक्टिव हो रहा है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, GSFC, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, सोना, BLW और भारत डायनामिक्स जैसे स्टॉक्स में भी आपने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। तो आज स्टॉक्स का दिन था, सेक्टर्स का दिन था। अच्छी मूव वहां पर आई। इंडेक्स पर फ्लैट क्लोजिंग दिख रही है अनिल जी, मात्र हल्की फुल्की गिरावट। शायद निफ्टी फाइनल क्लोजिंग में हल्का पॉजिटिव ही दिखे। बैंक निफ्टी भी 50 अंक नीचे ही बंद हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल की क्लोजिंग के आसपास ही इंडेक्स पर बंद हो रहे हैं, बट मिड कैप, स्मॉल कैप यहाँ पर बड़ा एक्शन। 1% ऊपर ये इंडेक्स बंद हो रहे हैं। लाइफ हाइपर ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त एक्शन है। और बाकी निफ्टी सेंसेक्स आपको पता ही है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ कुछ होना जाना है नहीं। बंद 19,400 के आसपास ही होगा, निफ्टी चिंता न करें। और बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास ही होगा, चिंता न करें। फाइनल क्लोजिंग पूरे 2 पॉइंट ऊपर आई है 19,396 पर। और 8 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद होता हुआ 43,993 पर। और 3 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स हुआ। बड़े लंबे समय बाद दीप ऐसा दिख रहा है तीनों इंडेक्स सिंगल डिजिट में ऊपर नीचे बंद हुए हैं। मतलब 2, 3, 5, 7, 8, वाह गजब। लेकिन एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर रहा है। गजब की तेजी। 1% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स मजबूत रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 1% के आसपास। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कंधे से कंधा मिलाकर तेजी करते हुए दिख रहे हैं। 85 अंकों की, कभी ये आगे कभी वो आगे, दोनों ही बराबर तेजी के मोड़ में। आज तो फंड्स का तो कुछ अच्छा डेटा आना चाहिए सर। लग नहीं रहा। नहीं, अब इसमें भी नहीं। स्टॉक्स में तो इतना एक्शन हुआ है सर। मिड कैप, स्मॉल कैप। जब तक लार्ज कैप में आपको नहीं दिखेगी तेजी, तब तक FIs के बाय फिगर मिलेंगे नहीं। देखिए, लेट्स सी टुमारो, देखेंगे। ठीक है सर। आइए फिलहाल विदा लिए जाए। किस किस को घर जाना है जरा बताएं मुझे। स्क्रीन पर हाँ, सुमित जी सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हुए। सबसे पहले धन्यवाद सुमित जी आपका ही। और हिमांशु जी भी कोई पीछे नहीं है, घर जाने के मामले में मुस्कुराहट उनकी भी ज़बरदस्त आई है। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर और ऑफिस सेम है, फिर भी धन्यवाद तो हमें देना ही प्रथा के मुताबिक। कुणाल जी, राकेश जी, चोपड़ा साहब और सुदीप शाह साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।